बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजारी हो। नाज़रीन, बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। वो बच्चे जो कि बगैर लाइसेंस के अभी तक मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके चलान हो रहे थे, अब उनको फाइनली पंजाब गवर्नमेंट ने कम अज़ कम इजाज़त दे दी है। और पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों से मुतल्लिक फैसले में पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी देते हुए 16 साल तक की उम्र के बच्चों को बाइक चलाने की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, इस कानून साजी के तहत नाबालिग अफराद के लिए जो कि विनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराया जाएगा, ताकि 16 से जो 18 साल की उम्र के मोटरसाइकिल सवार हैं वो बाकायदा कानूनी फ्रेमवर्क के तहत अब बाइक चला सकेंगे। तो बिल के मुताबिक जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज़रिए जारी किया जाएगा और मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत, निगरानी और कवायद पर अमल लाजिम होगा। तो जनाब, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़े वाज़ेह है। इस कानून का मकसद बग़ैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइविंग के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाना है, फिर रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना है और ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। तो इस मकसद के लिए मौसर जो व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 है उसकी तरमीम की तजवीज़ भी बिल में शामिल कर ली गई है। और अब हम तो यही कह सकते हैं वालिदैन से भी कि वो एहतियात बरतें। बेहतर यही होगा कि अपने छोटे कम उम्र बच्चों को बाइक चलाने की इजाज़त ना दिया करें, क्योंकि हादसात की वजह बनते हैं और उनसे जो प्रेशर होता है ड्राइविंग का वो भी हैंडल नहीं होता। तो इसलिए मोहतात ड्राइविंग करना बच्चे अभी नहीं सीख पाते, समझ नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं इतनी होती। लेकिन क्योंकि हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए भी बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उन्हें भी कानूनी धारे में लाने के लिए ये कानून लाया गया है। अच्छी बात है, कानून में तरमीम की गई है और कम उम्र नौजवानों को भी इजाज़त दी गई है। लेकिन वालिदैन को पूरी तरह से पहरा देना होगा, निगरानी करनी होगी। अपनी निगरानी के अंदर उन्हें खुद जब आपको तसल्ली हो जाए कि अच्छे तरीके से और जो असूल व ज़वाबित हैं ट्रैफिक कानून के, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनवाना भी पेरेंट्स का पहले काम है। उसके बाद फिर इंतज़ामिया तो कर ही देगी, बजाय इसके कि आप जुर्मानों से, चलान से सीखें। अपने पेरेंट्स की इजाज़त के साथ, उनकी रहनुमाई के साथ आप ड्राइविंग कीजिए और इस बात को मेक श्योर कीजिए कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। तो इस मंजूरी से जहाँ पे बाकायदा कानून की हैसियत इसे हासिल हो चुकी, हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरी आएगी और वो लोग जो अभी तक परेशान थे, जो भी इनकी मसरूफियात होती हैं, ज़रूरत ज़िंदगी, उसको पूरा करने के लिए अब उसमें बेहतरी आ सकेगी। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा की। कमिश्नर कराची की हतमी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और 79 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। गुल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी थी और फिर एसी डिस्क के ज़रिए ये फैली। तहकीकाती रिपोर्ट ये बताती है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही खुलकर इसके ऊपर एतराज़ भी किए जा रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना काफ़ी नहीं होगा। जो भी इसके अंदर लोग मुलव्विस पाए गए हैं उनको क़रार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। तो इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि जो ख़त्मी रिपोर्ट पेश की गई है कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है, कितनी सच पर मबनी है। जी हाँ, एक और सान्या भी हुआ है, एक और हादसा भी हुआ है। अब से पहले हम कराची में रिपोर्ट होता हुआ देखते थे, लेकिन लाहौर में भी मैन होल माँ बेटी को निगल गया है। ये दाता दरबार में अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन पेश आया, जहाँ पे मरकज़ी गेट के करीब माँ अपनी 9 माह की बेटी के साथ खुले मैन होल में गिर गई है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और ताज़ा इतलात यही हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ को भी रिकवर कर लिया गया है। लेकिन यहाँ किसकी गफलत थी, और हमने ये भी देखा कि एक बार फिर से यहाँ पर भी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि किसकी हुदूद है, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने रेस्क्यू करना है, इसकी गफलत है। तहकीकात होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार हैं, जिसकी गफलत से ये हादसा हुआ, उसे भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे 25 साल बाद पतंगबाजी का कमबैक। बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर में पतंगों का कहत है, ऑर्डर्स का सैलाब आ चुका है और कारीगर कम है, खरीदार ज़्यादा हैं और शहर में पतंगों की शॉर्टेज है। दीगर शहरों से पतंगबाजी का सामान सिर्फ लाइसेंस होल्डर्स को लाने की इजाज़त दे दी गई है। इस पर भी तफसीलन बात करेंगे कि अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो फिर
किस तरीके से इस डिमांड को पूरा किया जाएगा और क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे पतंगबाजी के अंदर या फिर बसंत के त्यौहार के अंदर, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी क्रिकेट की। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है और सीरीज का पहला जो मैच है वो आज शाम 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कि कल टीम पहुंची है, आज से सीरीज शुरू होने जा रही है। यकीनी तौर पे थकावट भी होगी और हमें तो होम ग्राउंड का एज भी हासिल है। कितना हम उससे फ़ायदा उठाते हैं और आगे T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ हमारे लिए कितनी अहम हो सकती है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ईरान के हाथ से मुज़ाकरात के लिए वक्त निकल रहा है, अगला हमला पहले से भी बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं दिया। ट्रंप की धमकियों पर ईरान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है और अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो खित्ते के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो खुले मैनहोल में माँ और बेटी गिर के जाँ बहक हो गई हैं, इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि कल ये वाक़या पेश आया लाहौर में। दाता दरबार के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई है और DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि गटर में गिरने वाली जो 10 माह की बच्ची है उसकी तलाश ताहाल जारी है, लेकिन मां को निकाल लिया गया है मुर्दा हालत के अंदर। बिल्कुल, और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और यकीनी तौर पे इसमें गफलत भी है। CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। मुतासरा ख़ानदान की हर बात सच साबित हुई। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। तो हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, रात भर रिपोर्टिंग होती रही, वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद रहीं। आतिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। आतिफ मलिक, बताएगा कितने घंटों के बाद तलाश किया गया माँ को और बेटी की तलाश के लिए क्या कोशिशें जारी हैं? लेकिन असल सवाल यह है कि ये सानिया कैसे पेश आया, किसकी गफलत अभी तक बज़ाहिर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, एक अफसोसनाक वाक़या है। ये रात लाहौर में दाता दरबार के करीब ये वाक़या पेश आया है। जो वाक़या जैसा पेश आया कि जो खातून है सादिया, उसके लवाकिन का कहना है कि ये हम बेसिकली ये शोर कोट के रैशी हैं। दाता साहब ये इस्लाम करने के लिए आए थे। दाता साहब में जब ये इस्लाम करके निकले हैं, 7 बजे का वाक़या है कि जब वहाँ पर एक इल्लीगल बेसिकली जब दाता दरबार के आसपास जो मार्केट थी ना, उसको मस्मार कर दिया गया है और जो मार्केट की जगह है उसको इल्लीगल पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक शख्स ने उनको इशारा किया कि ये यहाँ पार्किंग है, आप यहाँ पे रक्षा लगा लें। बेसिकली इनका रक्षा भी अपना जाती था। जब वो रक्षा वहाँ पे लगाया गया तो अंधेरा था। अंधेरे में जब वो खातून रक्षे से उतरी तो साथ ही वो मेन होल था और उस मेन होल को आर्जी तौर पे कवर किया गया था। बिल्कुल वो जो मामूली सी जो चादर थी उसके साथ कवर किया गया था और वो चादर वो लोहे की चादर थी, बिल्कुल बहुत मामूली थी। यानी कि उस खातून ने जब उस चादर पे पैर रखा वो अनबैलेंस हुई और वो होल में गिर गई। अच्छा आतिफ, रात तक हम एक और मौक़िफ़ भी देख रहे थे। हम देख रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू जो अहदेदारान हैं वो सारे ये कह रहे थे कि ये जो मैनहोल है ये सारा झूठ और ड्रामा है, इस पर हकीकत पर मबनी नहीं है। ये जो बात खबर सामने आ रही है क्योंकि इसके अंदर तो गिरा ही नहीं जा सकता या इसके अंदर से इंसानी बॉडी गुजर नहीं सकती है। तो अब जो हकायक सामने आए हैं इसके मुताबिक मैनहोल का साइज़ क्या है और क्या इसके अंदर वाकई खातून और बच्ची गिर सकती थी और गिर के इतनी दूर तक जा सकती थी, उनकी मौत वाकई हो सकती थी? अब क्या हकाइक सामने आए हैं? जी बिल्कुल जी, रात को बेसिकली जिला इंतजामिया थी वो खौफजदा थी वज़ीर-ए-आला पंजाब से। क्योंकि जब भी वज़ीर-ए-आला पंजाब किसी भी अस्पताल का या कहीं भी ऐसा दौरा करती है और उनको कोई भी ऐसा नजर आता है कि वो आवाम को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही प्रॉपर तरीके से, तो फौरी तौर पर वो वहाँ पर जो मौजूद अफसरान होते हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेती है। यही वजह थी रात को कि जिला इंतजामिया, DG LDA, MD वासा और दीगर जो महकमे थे, रेस्क्यू 112 के अफसरान मौके पर मौजूद थे। MD वासा ने आधे घंटे के बाद एक बयान जारी किया कि मेन होल का जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो पाइप है वो 1.5 फुट का, 1.5 फुट वाले पाइप में से डेड बॉडी नहीं गुजर सकती। यहाँ पे एक सवाल जो पैदा होता है कि MD वासा क्या खुद नीचे गए थे सीवरेज देखने के लिए? MD वासा साहब को तो जहमत ही नहीं की उन्होंने नीचे जाने की। उसके बाद MD वासा साहब ने अपनी और दीगर जो अफसरान थे, DG LDA वगैरह, उन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए एक फेक सा इशू उन्होंने छेड़ दिया, शोशा छोड़ा कि यहाँ पर ये ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ, जिसके नतीजे में
वो जो खातून जो बेचारी डूब गई है और उसके साथ जिसके 10 माह की बेटी थी, उसका शौहर साथ था। उसके शौहर गुलाम मुर्तजा को और तनवीर को जो इलाका पुलिस है थाना भाटी की, वो उठाकर ले गई। ये वाकया 7 बजे का हुआ। 7:40 पे पुलिस उनको वहां से थाने में ले गई और पुलिस ने इन्हीं बातों पर अच्छा आतिफ, इसमें इतनी ताखीर क्यों हुई ऑपरेशन में? 7 बजे का ये वाकया है और 7 बजे से कब तक वहां पर ऑपरेशन रेस्क्यू टीमें वहां पर कब पहुंची और ये इतनी ताखीर का शिकार क्यों हुआ कि अब बच्ची को, माँ को जिंदा हालत में निकाला नहीं जा सकता था? ये बिल्कुल जी, ये जो महकमे जो MD वासा है, ये जिला इंतजामिया उनकी मुकम्मल तौर पर नाअहली है। अगर ये लोग वो जो बच्चा था वहाँ पे गुलाम मुर्तजा, जिसके सामने उसकी बीवी और बच्चा वो उस नाली में गिरे हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात बताऊं कि वो इलीगल पार्किंग लगवाने वाला जिसने वो रक्षा पार्क करवाया, जब उसकी बीवी नीचे गिरी तो वो जो गुलाम मुर्तजा था और उसका कजन था तनवीर, वो वहां पर जिसने रक्षा इलीगल पार्क करवाया था, उसके साथ उनकी झड़प हुई। झड़प में उसने उसके साथ हाथापाई के दौरान उसका स्वेटर जो है पार्किंग वाले का, वो उनके हाथ में आ गया। पार्किंग वाला जो था, जो लगवा रहा था, वो खुद फरार हो गया। अब वहां पर जब पुलिस मौके पे आई तो और वो चीख रहा था लड़का कि जनाब मेरी बीवी गिरी है, मेरी बीवी गिरी है इस होल के अंदर, मेरी मदद की जाए। रेस्क्यू वाले भी वहां पर आ गए, लेकिन इनके पास कोई ऐसी चीजें मौजूद ना थी जो फौरी तौर पर उस खातून को या बच्चे को रिकवर कर दी। आखिर में ये रेस्क्यू की जानिब से एक अफवाह उड़ाएगी कि ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया और यकीनी तौर पे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लूप होल्स हैं, बहुत से लोगों की गफलत है जिसकी वजह से 2 कीमत चली गई हैं। और उससे शर्मनाक और अफसोसनाक अमर ये है कि इदारे या ज़िले इंतज़ामिया जिसका काम था उस बच्ची को या फिर उसकी वालदा को ट्रेस आउट करना, वो मानने को तैयार नहीं थे कि इस मैन होल के अंदर कोई गिरा भी है या कोई इंसानी जान यहाँ पर ज़ाया हुई है। अगर ये टाइम पर कर लिया जाता तो शायद उस जान को बचाया जा सकता। बिल्कुल, और फिर उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। तो ये तमाम इदारों की गफलत के बायस जो सानहा पेश आया है, हम उम्मीद करते हैं कि उस फैमिली को भी इंसाफ मिल पाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में सबक भी सीख पाएंगे हमारे नुमाइंदगान भी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कराची के मशहूर शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा की, जहाँ पर पेश आने वाला अलमनाक जो आतिशज़दगी का सानहा था, उसकी असल वजह बिलाखिर सामने आ गई है। और कमिश्नर कराची हों, एडिशनल IG हों, इनकी मुश्तमिल जो तहकीकाती कमेटी थी, उनकी जानिब से जो मुफस्सल एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें इंकशाफ ये हुआ है, जो कि पहले दिन से कहा जा रहा था कि आग एक बच्चे के हाथों लगी है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई एक फ्लावर शॉप में आग भड़कने का सबब बनी है। तो ये हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, अभी भी जो इल्ज़ामात लग रहे थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और यह बिल्कुल ये अफसोसनाक अमर है कि जिम्मेदारी अब भी कोई नहीं ले रहा। और अगर फ़र्ज़ किया बच्चों की शरारत से आग लग भी गई तो फिर उस आग को बुझाना किसका काम था? ये तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी की शब रात 10:15 पर गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी है। तो इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा बलोच साहब, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत, और ताहा अहमद खान साहब, रहनुमा MKM है। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। पहले मुस्तफ़ा बलोच साहब, जो अभी तक की तहकीकाती रिपोर्ट है वो बताती है कि बच्चों की गफलत से फ्लावर शॉप में आग लगी और देखते देखते फैल गई, लेकिन उस आग को बुझाना तो इंतज़ामिया का काम था। जो इमदादी काम है, रेस्क्यू टीम्स का ताख़ीर से पहुंचना, 16 में से 14 दरवाज़ों का बंद होना, लाइट का चले जाना और कई घंटों तक लोगों का तड़पते रहना, और फिर हम देखते हैं कि अगर कोई इमारत गिरानी हो तो वो मिनटों में गिर जाती है, लोग उस पर एहतजाज करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो इंसानी जानें वहाँ पर बिलक रही थी, तो कोई सेफ़ एग्ज़िट उनको क्यों नहीं दिया जा सका घंटों की कोशिश के बावजूद भी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुल प्लाजा में जो हादसा हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा है और मैं समझता हूँ कि आज दिन तक और मैं समझता हूँ इस वाक़े को कोई भूल नहीं सकेगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर इंसानी जानें गई हैं और सिंध हुकूमत हो या पाकिस्तान का हर शहरी हो, सबको इसमें बहुत दुख है। लेकिन इस पे जिस तरह सियासत की जा रही है और जिस तरह इस पे एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, जो फैक्ट्स कुछ अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में आए हैं तो उसमें यही है कि जो फर्स्ट फायर ब्रिगेड को जो अलर्ट रिसीव हुआ था वो 10:26 में हुआ था और 10:37 में जो है फर्स्ट टेंडर रिसीव हुआ, अराइव हुआ वहाँ पे। अब
देखें, इस तरह का वाकया होना और उसमें जो गेट्स का जो आप बता रहे थे कि वो बंद थे, तो वो इंतजामिया तो जाहिर है हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं होती। यहाँ पे कई ऐसी प्लाजाज हैं, बिल्डिंग्स हैं जहाँ की एक लोकल जो उनकी इंतजामिया होती है वही मैनेज करती है। बट नेवरदलेस जाहिर है वी आर अ सिटिंग गवर्नमेंट, हम किसी चीज से बरी जिम्मा नहीं हो रहे। हम इस चीज को एंड तक लेके जाएंगे। जो तहकीकात में जहां भी हमें कोई भी गफलत नजर आई उस पर ठीक है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट ठीक है। हम कार्रवाई तो एक्सपेक्ट तब करते की हैं कि जाएगी जब जब कोई जिम्मेदारान सामने आएगा या जब कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा, या फिर इस रिपोर्ट के अंदर किसी को हाईलाइट किया जाएगा कि ये फलां की जिम्मेदारी है। यहाँ पर तो एक छोटे से बच्चे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया है, वो सिंध हुकूमत की जानिब से हो या फिर इदारों की जानिब से हो। साथ ही मौजूद रहिएगा मुस्तफा बलोच साहब, हमारे साथ ताहा अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, रहनुमा हैं आप MQM के। ताहा साहब, अभी बड़े रूमर्स भी, बड़ी खबरें भी सामने आ रही थी और वो ये बता रही थी कि जी ये आग या तो भत्ताखोरी के मद में लगाई गई है या फिर ये हुकूमत सिंध को ये जगह खाली करवानी थी इसलिए आग लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन निकालना था या क्या तरीकाकार था यहाँ पर जगह खाली करवाने का। लेकिन आग के पीछे हम देख रहे हैं कि वजूहात बहुत सारी बताई जा रही हैं, इल्ज़ामात बहुत सारे आ रहे हैं और आपने भी ये रिपोर्ट मुस्तरद की है। क्या वजूहात समझते हैं आप, क्यों रिपोर्ट से आप एग्री नहीं कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं कि देखें, जैसा मेरे भाई ने कहा कि ये वाकया ऐसा है कि जिसपे हर एक शख्स, चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया में कोई भी शख्स जो दिल रखता है या एहसास रखता है, उसके लिए ये वाकया ऐसा है कि इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। हम नहीं कहते कि हुकूमत इंटेंशनली ऐसा काम करेगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई भी इंसान जो बीवी बच्चों वाला हो, माँ बाप वाला हो, जिसके घर वाले हो, जो सीने में दिल रखता हो, वो ये काम करेगा। लेकिन इसमें नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अनप्रिपेयर्डनेस है। आप मुझे बताएं, एक इल्जाम जो है वो एक बच्चे पे लगा दिया जाता है कि उसने आग लगाई। चलें भाई, आपकी बात मान ली, तो बुझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एनी शाहिदीन के बयानात मौजूद हैं, टीवी पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जी पहली फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे के बाद वहां पे पहुंची है। अच्छा, जब वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची है तो जो लोग थे, हम तो वहां पूरी रात मौजूद थे। मेरे भाई ने तो शायद खबरों में सुना होगा सारे वाकये को। तो भाई पहली जो फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची है और उसके पास भी कोई इक्विपमेंट नहीं था आग बुझाने का। पानी नहीं मारते सिर्फ बाहर से, बिल्डिंग में कोई दरवाजा नहीं तोड़ा गया, कोई ग्रिल नहीं काटी गई। दूसरी बात ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कमिश्नर जिसकी खुद नेग्लिजेंस है, जिसकी खुद इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको उस कमेटी का हेड बना दिया। क्या वो कमिश्नर मेयर कराची के खिलाफ रिपोर्ट देगा? क्या वो कमिश्नर वजीर आला के खिलाफ रिपोर्ट देगा? अगर कहते हैं कि जी MQM इस पे सियासत कर रही है या कोई भी पार्टी इस पे सियासत कर रही है, तो हमारी सियासत को खत्म करें, दफन करें, जुडिशियल कमीशन बना दें और लेट द जुडिशियल कमीशन डिसाइड। ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस? ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया मुस्तफा बलोच साहब। जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो कमिश्नर जिनकी गफलत है, जिनकी जिम्मेदारी थे कि इदारों को मुतहरिक किया जाए, वो अगर ना तो ट्रेनिंग है ना वसाइल हैं, अगर वसाइल हैं तो उनको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ये SOPs होते हैं, सभी को पता है कि फायर ब्रिगेड ने पहले आकर क्या काम करना है, लेकिन वो काम होते हुए नहीं दिखे। तो फिर जिम्मेदारी किसका काम है और कौन ओन करेगा कराची के शहरियों को? क्या कहेंगे आप? तो देखें, जिम्मेदारी से कभी भी सिंध हुकूमत पीछे नहीं हट रही, लेकिन कमिश्नर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई नुमाइंदे नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। और अगर उनकी इनिशियल रिपोर्ट आई है एंड विल डिसाइड ऑन दैट कि हमें वी आर सेटिस्फाइड और वी आर नॉट, ये चीजें अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ करना, और मैं समझता हूँ जो आपकी जो होस्ट अभी अब बात कर रहे थे कि रूमर्स आ रही हैं कि जो है वो उसको जानबूझ के जलाया गई, आई थिंक इस तरह की चीजें आप लोग भी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें जब मीडिया में आती हैं और फिर एक क्यास आराई होती है, लोगों में एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। दैट्स नॉट राइट। एक चीज, एक हादसा हुआ है, इट्स अ ट्रेजेडी, और दुनिया में जब ट्रेजेडीज होती हैं तो वहां पे कॉन्स्पिरेसीज नहीं बनाई जाती उस ट्रेजेडी लेकिन मुस्तफा बलोच साहब, आप नहीं समझते कि ट्रेजेडी एक बार हो जाती है? इस तरह के हादसा तो रूटीन का मामला बन चुका है शहर कायद के अंदर, और ये हम नहीं कह रहे, शहर कायद के वासी खुद कह रहे हैं। इस तरह का हादसा नहीं हुआ है पहले। सॉरी टू से, आग लगने के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। आग लगने के मुस्तफा बलोच साहब बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं।
और एक रिपोर्ट आग भी बड़ी लग रहा है, तफसीलन सानिया जारी बल्दिया अभी तक It's something हमारे else. मुझे इसमें दिलों पे, इजाजत हमारे दीजिए। जहनों पे नक्श है, लेकिन हम इससे आपकी बात से एग्री करते हैं कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हल की तरफ आना चाहिए और इसको टेस्ट केस बनाते हुए आइंदा कुछ ना हो। उसके लिए अब आप क्या करेंगे? क्योंकि हम हर बार वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, वज़ीर आला सिंध खुद कहते हैं कि 2024 जनवरी की रिपोर्ट उनको अब जाकर मिली है इस आने पे। तो ये सारी गफलत हो रही है जिसकी वजह से ये सानियात भी नहीं रुक रहे। देखें, इसकी ये जो प्रोडक्टिव बात है कि व्हाट शुड वी डू, और जी। इसको ओवरकम करने के लिए और ऐसे हादसा ना हो इसके लिए अगर एमक्यूएम हमसे कोई इनपुट देती है, इसके लिए कोई और जमात अगर हमारे साथ बैठती है, इसके लिए अगर हमें कोई लेकिन मजीद अभी अच्छे अभी वो किस तरह जो है बैठे हैं? inputs आपने आते तो हैं, we उनके will वज़रा की appreciate that. काबीना के अरकान की सिक्योरिटी छीन ली है, इसी वजह से कि वो शायद इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, तो नहीं फिर मसला कोई किस तरह ऐसी से हल होगा जब सिक्योरिटी आप किसी आपस की में ही खींचातानी में नहीं लग नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने किसी की कोई सिक्योरिटी जो है वो रिकॉल नहीं की है। जिनकी सिक्योरिटी जिनके पास थी, जो एंटाइटल्ड हैं, वो आज भी सिक्योरिटी उनके पास है। जाहिर है अगर इनके कुछ वज़रा इस्लामाबाद में हैं तो जाहिर है उनकी सिक्योरिटी इस्लामाबाद में तो यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनकी जो एंटाइटल्ड सिक्योरिटी अवेलेबल होती है वो उनको मिल जाती है। अब आई डोंट नो इस चीज को, इनकी सिक्योरिटी को गुल प्लाजा के इंसिडेंट से कैसे लिंक किया जा रहा है, और डे बाय डे एक कभी कराची को जो है वो फेडरल टेरिटरी के बनाने के लिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, कभी किसी और हवाले से कर दी जाती है। ये सारी बातें तब क्यों नहीं होती थी माजी में? मैं नहीं जानना चाहता। जब कराची में डेली बेसिस पे हादसा होते थे तब हमने कभी पोलिटिसाइज नहीं किया इन चीजों को, और ना हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची की जमात हो या कोई भी जमात हो वो ऐसे ट्रेजेडीज पे पोलिटिसाइज करके देखें। अभी आप पंजाब की बात बता रहे थे थोड़ी देर पहले, पंजाब में भी एक हादसा हुआ है। बिल्कुल So, बिल्कुल we हादसा won't- we होते will हैं, never सानियात politicize होते हैं, that. लेकिन उससे सीखना भी तो जरूरी है। हम तो देख रहे हैं कि 18 जी, साल से लेकिन हम पीपल्स उसको पार्टी की गवर्नमेंट politicize होने के कभी नहीं बावजूद करेंगे। हमारी मसाइल में हमदर्दी इजाफा हो रहा है, होगी, कमी नहीं आ रही। हमारी- अच्छा चलें, ताहा साहब से पूछते हैं। ताहा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिव बात हो, हल की तरफ जाया जाए, सियासत ना हो, तो फिर एमक्यूएम आए बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। आप एग्री करते हैं मैं इससे? तो कह रहा हूं ना कि एमक्यूएम समेत जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस पे सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, इनकी बात को मान लें, तो ये उनकी सियासत को दफन कर देना जुडिशल कमीशन बना के। इनके वजीरों ने, इनके जो 250-300 तर्जुमान है, उन्होंने टीवी पे आके वादे किए हैं कि जुडिशल कमीशन बनेगा, लेकिन जुडिशल कमीशन ना बनाने का मकसद ये है कि वाकई चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये कह रहे हैं आग नहीं लगी जी, बोल्टन मार्केट वाला वाकया हुआ, आरजे मॉल वाला वाकया हुआ, मिलेनियम मॉल वाला वाकया हुआ। रिसर्च होती नहीं है, आके बैठ जाते हैं ये लोग टॉक शो पे, और जी वाकई आवाज उठाने पे सिक्योरिटी ले ली गई है, लेकिन हम लानत भेजते हैं इनकी दी हुई सिक्योरिटी पे। हमें जरूरत नहीं है, हमारे लोगों के हुकूक से ज्यादा हमारे लोगों के लिए हम आवाज उठाते थे, कल भी उठाएंगे, आज भी उठाएंगे। और हम क्या कह रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, वाकई कमिश्नर कराची पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। हम तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें। मैंने आपके शो में बात शुरू करने से पहले कहा कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं नहीं कह रहा सिंध हुकूमत ने जान के किया होगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा? एक जो मेरा डायरेक्ट रिपोर्टी है वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट थोड़ी बनाएगा भाई, नहीं है वो पीपल्स पार्टी का आदमी, लेकिन ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो आप मुस्तफा बलोच साहब इस बात से एग्री करते हैं, जो बातें अभी सामने आ रही हैं, आप जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं? देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस में सीनियर मिनिस्टर ने भी ये बात की, और आई वुड अगेन से दैट कि किसी की फरमाइश पे जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, और किसी को अगर इस पे सियासत करनी है तो वो कर ले, बेशक कर ले। हम किसी को मना नहीं कर रहे। शायद आई वुड अप्रिशिएट इफ यू डोंट इंटरप्ट एंड लेट मी स्पीक। जैसे आप उनको बात करने का मौका दे रही है, मुझे भी बात करने का मौका दें कि अगर किसी को अपनी मुर्दा सियासत को दोबारा जिंदा करने का मौका मिल रहा है तो वो कराची शहर देख रहा है कि वो किस तरह कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो ये कोई चीज ढकी छुपी है लोगों से। बाकी जहां तक रही बात कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे अगर वी वोंट बी सेटिस्फाइड, जुडिशल कमीशन हम खुद बनाएंगे। वी आर द गवर्नमेंट, द कैबिनेट विल डिसाइड, वी वोंट बी डिक्टेटेड बाय दीज पीपल जो कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री को भत्ते के लिए आग लगाते हैं, और फिर उस पे जुडिशल ये जेआईटी में रिपोर्ट देखें ना, ये भी तो सियासत हो रही है। मुस्तफा साहब, आप उनको मना कर रहे हैं, लेकिन खुद आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर इस तरह तो मसला हल नहीं होगा। आप दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, आप दोनों ओन करें, आप दोनों ओन करें शहर को। ये ताबा यहाँ से क्या कहेंगे? कराची अगर मेरा पॉइंट अगर आप ले ली जाएगी तो जवाब मिलेगा। जी ताहा साहब, तकरीर आप कर रहे थे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जब बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगी थी ना,
मैं बड़ी आपके चैनल पे कहता हूं कि इनको चाहिए कि अगर बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, साबित करें और उन लोगों को फांसी दें। उन अगर अगर ये समझते हैं कि हमने बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाई है तो यार बड़े अफसोस की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है कि हमसे ही जाके सदर का वोट मांगते हैं, हमसे ही सेनेट का वोट मांगते हैं। हम इनकी जगह होते हैं और हमें किसी पे ये वाला शक होता हम तो उसकी शक्ल भी ना देखते। बात तो आपको सही अपनी है सियासत के ताहा बारे- साहब, लेकिन वो जुडिशल कमीशन जो है वो कहते हैं कि एमक्यूएम हमें डिक्टेट ना करे, हम उन्हें बनाना होगा तो हम खुद बना लेंगे। एमक्यूएम डिक्टेट नहीं कर रही, इस शहर में रहने वाले हर आदमी की ये डिमांड है। इनको पता नहीं है जुडिशियल कमीशन ही बनेगा और जुडिशियल कमीशन इनकी तक नहीं आई होगी ये वाली बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा एमक्यूएम ना इजलास चलने देगी ना इनको राय फरार इख्तियार करने देगी। इनका वजीर आला आता है, अपनी मर्जी की बात करता है और असेंबली से चला जाता है और हम एमक्यूएम क्या बात कर रहे हैं यार, 40 साल से वोट ले रहे हैं हम आवाम से और ये लोग आते हैं हर दफा अपने वोट लेने के लिए हमारे पास। हम तो नहीं जाते इनके पास, हम तो नहीं कर रहे सियासत, हम तो इनको नहीं कह रहे कि यार आपने लगाई है या ये किया है या इसने किया। हम तो नहीं कह रहे जहाज अगवा किसने किया था, जुल्फिकार किसने बनाई थी, जो है वो इंडस्ट्रीज को आग किसने लगाई थी, बोरी बिल्कुल बाजार सही में कह रहे हैं बम आप धमाका किसने किया ताहा था। अहमद खान हम तो साहब, नहीं और कर रहे अगर ना इसी ये तरह वाली से बात। इल्जामात पर ये- इल्जामात लगते रहेंगे तो फिर कराची के जो शहरी दहशतगर्द हैं लोग ये हमसे उनकी बात दादरसी करेंगे। कौन करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वोट कौन मांगता है और जीत कर कौन आता है, जो शहर कायद के लोग हैं, अवाम है, वो यही चाहते हैं कि ये भी उनके जुडिशियल मसाइल का हल कमीशन कोई की तलाश डिमांड किया करो तो जाए। इनको आग लग जाती है। जी जी, तो ये, मुस्तफा साहब आप जुडिशियल- क्या कहते हैं, फिर जुडिशियल कमीशन बनाने में वैसे तो कोई मुजायका नहीं है, अगर अवाम भी यही चाहते हैं और तमाम सियासी जमातें भी जो कराची के अंदर मौजूद हैं वो यही कहती हैं, तो लास्टली प्लीज जाते जाते बता दीजिएगा कि इसमें मुजायका क्या है। देखें, मुझे तो हंसी आ रही है वोट मांगने की बात पे। ये वो हैं जिन्होंने अपने वोट हमेशा खुद जाके परले में दिए हैं, चाहे पीटीआई का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो। और दूसरी जहां तक बात रही शहर कायद की, तो शहर कायद में जब बलजाती इलेक्शन हो रहे थे राय फरार इन्होंने अख्तियार किया था। कहाँ भाग गए थे ये लोग, क्यों नहीं लड़े चले इलेक्शन? आप Because सिर्फ उनको इस पता था बात नहीं का ground मुस्तफा reality साहब क्या है। जवाब दे दीजिए कि क्या ये आखिरी सानिया होगा, कराची के शहरियों को इस तरह की अजियत से दोबारा तो नहीं गुजरना पड़ेगा, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल कोई भी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह के या कोई भी सानियात हो। ये जो सानिया हुआ है इसके लिए बिल्कुल हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। तमाम ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हमें खदशा है कि जिनमें ऐसे इश्यूज हैं, एग्जिट के जो ऐसे हादसात हों तो एग्जिट के इश्यूज जैसे गुल प्लाजा में हुए थे, या फायर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो नहीं है, हम उस पर पाबंदी लगाएंगे और बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स चले लिए उम्मीद जाएंगे करते ताकि हैं ऐसे इस पे, हादसात ना इन हों। तमाम वादों पे इस बार अमल हो सके, क्योंकि हम 18 साल से ये वादे दावे सुन रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। इस बार ये टेस्ट केस साबित हो, इसकी उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब, ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक ऐसा सानिया नाज़रीन जो कि बहुत से सबक छोड़ कर गया है, बहुत से सवाल अब भी जवाब तलब हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एड्रेस किया जाएगा। बिल्कुल जी, और अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर के अंदर जो बसंत की तैयारियां हैं ज़ोरों शोर पर हैं, उस पर बात करेंगे, क्योंकि 25 साल के बाद पतंगबाजी का रिवाइवल होने जा रहा है और किस तरह से ये जोश और जज्बा हम आवाम के अंदर देख रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही पतंग और डोरों की, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और लाहौर में फाइनली बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। 25 साल के बाद पतंगबाजी होने जा रही है, इसका कमबैक होने जा रहा है और बसंत का जुनून जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और लाहौरियों को तो वैसे भी मौका चाहिए, बसंत हो या कोई भी त्यौहार हो, और ये तो हमारे दिलों के बहुत करीब है। हाँ, कुछ काली भेड़ों ने इसको मुतनाज़े बना दिया था, लेकिन हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जुर्रत का, हिम्मत का और अज़्म का मुजाहरा करते हुए लाहौरियों को ये त्यौहार एक बार फिर से वापस लौटाने का आज़म कर रखा है और इसमें लाहौरियों ने भी कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन इशाल, जिसकी आप बात कर रही थी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, अब किस तरह से पूरा किया जाएगा? बिल्कुल जी, बसंत के त्यौहार के मौके पर अमन व अमान, शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इश्तियाल अंगेज़ी के सदेबाब के लिए भी पंजाब हुकूमत मुतहरक नजर आती है और गैर मामूली हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि बसंत के दिनों में हम देख रहे हैं कि गैर अखलाकी बोल, इश्तियाल अंगेज जो आशार हैं या फिर नाजेबा धुनों पर मुश्तमिल पंजाबी गाने हैं जिनके बाद में बार बार अच्छा इशाल, वो आपके पसंदीदा गाने नहीं चल सकेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कानून है, आपने कोई वायलेशन नहीं करनी, बड़ा मसला हो जाएगा। मेरे पसंदीदा नहीं थे, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों के पसंदीदा थे। अब वो 132 गानों पर जनाब पाबंदी लग चुकी है, अब वो भी और खास तौर पे नकदा कोका आपने बिल्कुल नहीं चलाना, ठीक है, वरना आपको छतों पुलिस पर उठा नहीं लेगी। चला पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जो बदअमनी, फाहशी या फिर इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं, तो उनको भी नहीं चलाने दिया जाएगा। लेकिन जो मामला है कि पतंगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डोर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, वर्कर्स
फेयर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और शेख साहब, आप ही बताइए कि प्रोडक्शन क्योंकि नहीं पूरी हो पा रही, आपसे डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली तैयारी का मौका, मार्जिन बहुत कम मिला है, कारीगर भी उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, तो फिर अब जो बाहर से मंगवाई जाएंगी किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि वो पतंगे और डोर जो है वो कहीं केमिकल लगी तो नहीं है, और अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो जिम्मेदार तो वही ठहराया जाएगा जो पतंगे लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदू किया और एक न्यूज़ ने बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, और बसंत के अलावा भी वो दूसरे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जो बेचारे बहुत देर से पंजाब में पतंग और डोर नहीं बना रहे थे, वो आउट ऑफ सूबे में जाके बना रहे थे। आज आप सब लोगों की वजह से सिर्फ एक आपका नहीं, मैं पूरे मीडिया की बात करूँगा कि उन्होंने जो टास्क लिया और आज अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है शेख साहब। अपने लोगों में जो बेचारे बाहर धक्के खा रहे थे वो आज अपने पंजाब में आकर अपने काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक काम किया आप लोगों ने। और जहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है जी कि इस वक्त माल नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने अभी परसों हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें कमिश्नर मरियम खान साहबा और सिटी लाहौर जो हैं, एसी लाहौर जो हैं सिटी, क्या नाम है इनका, बाबर साहब जो हैं, उनके साथ और बकाया सारे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने वहाँ पे एक जो है बात शुरू की और उनसे हमने कहा कि जी इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और 15 से 20% इस वक्त माल तैयार है और इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, गवर्नमेंट इसको प्रोसीड कर रही है और भी बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है वो इसको लेके चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को कहाँ से पतंगे और गुड्डे वगैरह। उन्होंने क्या हल तजवीज़ किया? तो हमने उनको एक परफॉर्मा दिया, एसोसिएशन ने, जो मेरे लॉयर हैं मलिक अकील साहब, उन्होंने एक परफॉर्मा गवर्नमेंट को दिया है। उनको कहा है जी कि आप इस परफॉर्मे के मुताबिक जो है ना आप काम करें, अगर परफॉर्मा आपको अच्छा लगता है तो इसको इसी तरह प्रोसीड करो। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्मा जो है जी, वो हमारी जो कमिश्नर साहब है मरियम खान, उनको परफॉर्मा में क्या था ज़रा वो भी बताएं। परफॉर्मे में हमने उनसे कहा जी कि हम आउट ऑफ सूबे से जो माल है वो लाहौर के अंदर लेकर आ सकते हैं। आउट ऑफ लाहौर या आउट ऑफ पंजाब? आउट ऑफ पंजाब। ओके, क्योंकि पंजाब में पाबंदी है। अच्छा ठीक है, पंजाब में पाबंदी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना प्रॉब्लम आई है कि लोगों ने ये कहा है कि नहीं जी हम लोग लाहौर से नहीं लेते, हम कसूर से ले आते हैं या फैसलाबाद से ले आते हैं। अच्छा, लेकिन पंजाब में से आप नहीं लेके आ सकते क्योंकि पंजाब में पाबंदी है। अच्छा, पाबंदी इस वक्त खुली है सिर्फ आउट ऑफ सूबा। ठीक है। KPK से लेकर आ सकते हैं, बलोचिस्तान से लेकर आ सकते हैं, सिंध से लेकर आ सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ हमने उनको बताई और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इसके ऊपर एक मशवरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको। अच्छा, अभी इसकी मंजूरी नहीं हुई है कि आप ले सकते हैं? नहीं मैम, परसों तक मंजूरी नहीं थी, कल इसके ऊपर प्रोसीड हुआ है, इनकी आपस में मशवरा हुआ है, तो उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे ये कह दिया कि इजाज़त दे दी है कि आप आउट ऑफ सूबे से जाके आप चीज़ लेकर। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये एक बड़ा चैलेंजिंग साबित होगा क्योंकि डोर को इंश्योर करना कि वो केमिकल ज़्यादा नहीं है या फिर उसके अंदर ऊपर शीशा नहीं लगा हुआ, ये कैसे एक एक पिन्ना या एक एक चरखी या किस तरह से चेक होगा? हमने उसका ना एक मैकेनिज़्म जो है ना वो तैयार किया है। मैकेनिज़्म में हमने एक परफॉर्मे के अंदर जो हमने चीज़ दी है उसमें वाज़ह तौर पर ये एक चीज़ लिख दी गई है कि आपका नाम, मसलन मेरा नाम मोहम्मद शकील शेख है, तो मैंने एक अतर ख़ान साहब से मैंने जाके पतंग लेनी है, तो मैंने वहाँ का भी एड्रेस देना है और मैंने अपना भी एड्रेस देना है। मैं उनको अपनी गाड़ी का नंबर भी दूंगा कि मेरे इस गाड़ी के अंदर ये मेरा माल आ रहा है। एसोसिएशन की इस वक्त तकरीबन 8 एसोसिएशनें रजिस्टर्ड हैं, वो 8 एसोसिएशनों के जो बंदे हैं, फर्दर आपके 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से लाहौर के अंदर एंट्री है, उसमें बाबू साबू है, शदरा है और इधर से आप मुल्तान रोड से आपकी एंट्री है। तो यहाँ पे हमारे बंदे भी वहाँ पुलिस के साथ और अदारों के साथ वहाँ पे तैनात होंगे, मॉनिटरिंग कर रहे होंगे हर एक चीज़ की। जी बिल्कुल। और हमने हर कर्टन खोल के हमने चेक करना है
कि यार इसके अंदर कोई गलत चीज़। बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, फिर भी वो जो बात है बड़ा चैलेंजिंग होगा इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना। अगर कोई वायलेशन करता है, एक बार फिर से हम ये चाहेंगे कि आपके तवज्जुह से सज़ाएं क्या क्या होंगी, कितना माली जुर्माना, कितनी कैद की सज़ा, और ट्रांसपोर्ट भी उस दिन फ्री है, जो फैसिलिटेशन है वो भी साथ बताइएगा। देखिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उनको तो हम बहुत सलाम कर रहे हैं। उनका तो देखिए इस वक्त हमारा एक ही सिर्फ जो है ना पर्पज़ है कि 6, 7, 8 तारीख को जो हमने बसंत मनानी है बिल्कुल सेफ तरीके से मनानी है हमने, और इस पर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वायलेशन होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने हर इलाके में अपनी टीमें हमने मुकर्रर कर दी हैं और वो उसको लुक आफ्टर करेंगी। अगर किसी ने भी कोई गलत किस्म की बात की, फायरिंग की, चरखी उड़ाई, बड़ा गुड्डा उड़ाया, तो ये मैं आपके तवज्जुह से ये बात ऑन एयर कर रहा हूँ कि वो बाज आ जाए, बड़ी सख्त कानून की जो है ना कार्रवाई होगी, और उसमें 50 लाख रुपए तक जुर्माना अब ले गए हम लोग, और 10 साल की कैद भी लेंगे। कितने साल की? 10 साल। पहले 7 साल की थी, अब 10 साल की कैद लेंगे। ठीक है। सजाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, जुर्माना भी बड़ा हैवी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम जो इस तरह की कारस्तानियों के बारे में सोच भी रही है ना, तकरीबकारियों के बारे में, वो भी बाज रहेगी। अच्छा, 18 साल से जो कम उम्र बच्चों के लिए भी कहा जा रहा था कि पहले वो उन्हें अलाउ नहीं था बसंत मनाना या गुड्डी उड़ाना, अब कहा जा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स की सुपरविजन के अंदर वो भी पतंगबाजी कर पाएंगे, लेकिन कवानीन को मलहूज़े खातिर रखते हुए पतंग कौन सी होनी चाहिए या डोर कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके ऊपर तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। उन बच्चों को भी इजाज़त मिलने से आप क्या समझते हैं कितनी और बड़ी लहर दौड़ गई है, क्योंकि असल बसंत जो है वो इन नए बच्चों के लिए है, जो 18 साल से कम उम्र या 18 साल के बच्चे हैं। असल बसंत तो उन्होंने मनानी है, जो बुजुर्ग हैं वो तो अपना जवानी में बड़ी पतंगबाजी नहीं, उनके भी जज्बात हैं, ऐसी बात ना करें आप। शेख साहब वो जज्बात ऐसे ही है जी, वो कम नहीं होते। देखिए बात ये है कि पहले भी 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जो कहा गया था वो उन बच्चों के लिए कहा गया था जो सड़क के ऊपर जाके लूटते थे, और वो क्योंकि पकड़ने के लिए जा रहे होते तो उनका ध्यान ऊपर होता था। अक्सर ये होता था एक्सीडेंट हो गया और उस बच्चे की डेथ हो गई। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये इनिशिएटिव लिया गया था कि आप वालिदैन जो है अपने बच्चों को बाज रखें और वो बाहर ना जाने दें, और छतों के ऊपर जो बच्चे अकेले जाकर उड़ाते हुए छतों से नीचे गिरते थे उसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वालिदैन जो हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी छत के ऊपर जाकर अपने बच्चों के साथ बसंत मनाएं, निगरानी में मनाएं ना, उसकी निगरानी। अच्छा, अभी हम एक लिस्ट चला रहे थे और उस लिस्ट के अंदर कुछ गाने थे, वो गाने जो है वो पहले चला के बताने पड़ेंगे कि जी ये गाने नहीं चलाने हैं, क्या तरीकाकार होगा, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, उसमें तो कोई माली जुर्माना हैवी नहीं कर देंगे अगर कोई शौकीन मिजाज कोई गाना सुन भी रहा है। मैं अभी ना कल वो सुन रहा था, हमारी जो मिनिस्टर हैं उज़मा बुखारी साहबा, वो कह रही थी कि ये नकदा कोका और ये जो चीज़ें आप अब ये जो गाने हैं ये तो हमने थिएटर तक महदूद किया हुआ। अच्छा, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये गाने नहीं चलने चाहिए। अगर ये आप गाने अपनी फैमिली के अंदर बैठ के चलाना चाहें तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो तो हमें शर्म आनी चाहिए ना कि हम ऐसे गाने अपनी फैमिली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अखलाकियात से गिरे हुए गाने तो वैसे भी नहीं सुनने चाहिए। 132 गाने हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो जो बाकी 132 से हटकर जो बाकी गाने हैं वो देश सरहद पार के हैं या अपनी सरहद के हैं, क्या उनको चला सकते हैं लाउड आवाज में? कितना वॉल्यूम होना चाहिए, क्या इस हवाले से भी कोई रिडिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी वॉल्यूम कर दें। एक इधर से आज़ादी के लिए चल रहा हो, उधर से दूसरी साइड कोई चल रहा हो, वो आपस में मिक्स करके आगे क्या लोगों को बता रहा हो, तो ये तो अभी देखेंगे, लेट्स सी कि आप 6-7-8 तारीख को क्या। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने हम तो मेन इवेंट सुन रहे हैं कि शाही किले में है, और कहाँ पे गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है लोगों के लिए? क्या पार्क्स में भी कोई खास अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक पार्क्स में जहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ हैं, क्योंकि ये एक तरह का फेस्टिवल है ना, तो इसको गवर्नमेंट कहाँ पे अरेंजमेंट कर रही है ताकि लोगों की रहनुमाई भी कर सकें कि वहाँ पर जाके आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, अगर घर की छत पर नहीं करना चाहते तो? देखिए पहले ये था कि वॉल सिटी के अंदर कर रहे थे, फिर वहाँ से निकले, हमने वहाँ पे भी उनको बताया कि नहीं भाई वॉल सिटी के अंदर आप करेंगे तो बाकी लाहौरियों का क्या कसूर, उनका क्या कसूर है? और वो लाहौरिये जो है वॉल सिटी के अंदर कहाँ आएंगे, आपकी छतें पहले ही कमज़ोर हैं और वहाँ पे कहाँ जाके वो काम करेंगे। तो आप इस तरह जो है ना जी इसको बाहर लेके जाएं। फिर ये हुआ कि जी होटल्स जो हैं उनकी छतों पे चले जाएंगे, जो आपके बड़े बड़े ये पार्किंग एरिए बने हुए हैं और बड़े बड़े प्लाजे हैं पार्किंग के, आप वहाँ पे वो छतों पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग समा जाएंगे। आपके 25 लाख
तो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जिसमें जी। से बड़े लोग आ गए बसंत हैं और मनाने बड़े आ रहे हैं। बसंत मनाने आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छी बात यह है कि अब पूरे पाकिस्तान के लाहौर के अंदर हो गई है और हर कोई अपनी छत के ऊपर अपनी अपनी जी, 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 enjoy कर बिल्कुल, सकेगा। बिल्कुल। बस इसको हमने सेफ एंड सिक्योर बनाना है। इस इंशाल्लाह। इवेंट के अंदर हम सबकी कंट्रीब्यूशन उतनी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शकील शेख साहब, आप मौजूद It's थे best, yeah. और हम Thank you उम्मीद very करते Thank you so much, हैं शेख साहब। कि ये इवेंट बड़ा ही पुरजोश और बड़ा ही पुरलुत्फ होगा, बड़ा ही ये इवेंट होने जा रहा है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इसको हम सब मिलकर बड़ा ही पुरअमन तरीके से इंजॉय करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको ख़राब करें और आने वाले दिनों में फिर इस पर बैन कोई लगवा लें। तो इसलिए बेहतर है कि हम अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल। इंजॉय करें। और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में जो भी पतंगबाजी करनी है करें। और बाकी 2 दिन रह चुके हैं, सेफ्टी वायर्स अपनी बाइक्स पर लगवा लीजिए। उसके बाद 1 फरवरी से आपको जुर्माने होंगे, क्योंकि जान सबसे प्यारी है और सेफ्टी सबसे प्यारी है। गवर्नमेंट भी अब फ्री में सेफ्टी वायर्स लगा रही है, फौरी तौर पे इसको लगाइए। कम से कम ये जो 10 दिन रह चुके हैं, मतलब 6, 7, 8, ये 3 दिन तो बसंत के होंगे और अभी ये जो मोमेंटम बना हुआ है यकीनी तौर पे पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। तो अपने प्यारों की अपनी जान बचाने के लिए सेफ्टी वायर कम से कम बाइक के ऊपर लगाइए। और अगर ये यकीनी हो जाए ना बाइक वाला काम, तो फिर मेरे ख्याल में जो 99% हादसात हैं उसका खात्मा हो बचा सकता है। जा सकता है। और जुनेद से मैं यही कहूँगी कि आपने अपनी फैमिली के बगैर, बड़ों के बगैर आपने छत पर नहीं जाना, बिल्कुल पतंगबाजी। मैं बड़ों के बगैर भी और बच्चों के बगैर बिल्कुल नहीं मनाऊंगा बसंत। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हुए अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी राशिद नसीम ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सब्ज हलाली परचम को सर जो है फख्र से बुलंद किया है। ताकत, रफ्तार और लगन की ये शानदार मिसाल कायम की है उन्होंने राशिद नसीम ने, जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अब तो 150 हो चुके हैं जी इनके रिकॉर्ड्स। जी। रोज़ लगता है ये सुबह उठते हैं तो इनको नया आइडिया आ चुका होता है कि नया रिकॉर्ड कैसे बनाना है। तो राशिद नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर। आपको सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे और उसके बाद मुबारकबाद। और हम हर बार पहले से ज़्यादा खुश होते हैं जब आप नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इस बार कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, इसकी प्रैक्टिस कितना अरसा की और फिर कितना टफ था इसको अचीव करना? जी, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। और बिल्कुल जी, मैं 150 साल में रिकॉर्ड इनफरादी तौर पर मुकम्मल करने वाला पहला पाकिस्तानी बना हूं, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। और इस मौके पर जो है मैं अपनी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बगैर स्पॉन्सरशिप के और बगैर हुकूमती सपोर्ट के जो है वो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इसके अंदर जो है वो मीडिया की प्रमोशन का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिकॉर्ड आप तमाम लोगों का है, तमाम पाकिस्तानी भाइयों का है और जितने भी देखने वाले लोग हैं, ये रिकॉर्ड उन सब का है। ये मेरी मेहनत जो है वो अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए है, मेहनत पाकिस्तान के नाम के लिए है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी राशिद बताएगा कि 100 वज़न के साथ सेकंड्स के अंदर सैकड़ों पंच और सिर्फ 1 मिनट में ये नाकाबिले यकीन जो रफ्तार आपने महज रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक तारीख रकम की आपने, इसके हवाले से आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी ट्रेनिंग थी इसके पीछे? और हमें पता चला है कि इंग्लैंड के जोश को आपने हराया है, मतलब उनके साथ था आपका ये मुकाबला, उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। जी बिल्कुल, ये इंग्लैंड के जोश लियाला हैं और जिनको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का फास्टेस्ट पंच एक्सपर्ट करार दिया था। और अभी तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इनका एक बॉक्सिंग वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट पंचेस का जो रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक किया था। और अभी इनका मैंने सेकंड रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। वो हाथों में 1 किलो वजन पकड़कर जो है वो फुल एक्सटेंशन पंचेस जो है वो मारने थे। इनका रिकॉर्ड 333 का था और मेरा जो है रिकॉर्ड 340 का जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रूव किया। इसके अलावा फिर एक दुनिया के एक और बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मोहम्मद कराबिनोविक, और वो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। उनका भी रिकॉर्ड मैंने अभी ब्रेक किया है। उन्होंने हाथ में अंडा को उछालकर और वॉलनट को ब्रेक करना था और फिर अंडा टूटे बगैर जो है उसको कैच करना है 1 मिनट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने ऐसा 80 मरतबा किया 1 मिनट में और उनका रिकॉर्ड 72 टाइम्स का था। बहुत ही मुश्किल रिकॉर्ड था। इसको भी मैंने कामयाबी से जो है वो अंजाम दिया। और इसके अलावा फिर ननचक्स कैटेगरी की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो ननचक्स कैटेगरी के सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास है। मैंने ननचक्स मुकाबलों के अंदर जो है वो इंडिया को हरा चुका हूं मैं। इसके अलावा मैंने अमेरिका के ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया है ये तो बहुत ही हैरानकुन और अनबिलीवेबल लग रहा है। एक हाथ से आप एग को कैच कर रहे हैं और उसी हाथ से आप बर्क रफ्तारी के साथ अखरोट तोड़ रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे आया और फिर ये कितना टफ था आपके लिए? देखिए, आइडिया जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले से मौजूद था। और ये रिकॉर्ड जो है वो जैसे मैंने बताया मोहम्मद कराबिनोविक है, उनके पास था। 72 टाइम्स उन्होंने किया था। तो ये इसके लिए बिल्कुल स्पीड चाहिए, इसके लिए एक्यूरेसी चाहिए
और लाजिमा 1 मिनट में जो है वो मैंने ऐसा 80 टाइम्स जो है वो किया है। तो ये 1 सेकंड से भी कम स्पीड के अंदर जो है आपने अंडे को उछालना है हवा में और फिर अप्रोच भी दौड़ना है और फिर उसके बाद उसको कैच करना है और फिर उसके बाद फिर अगले टारगेट की तरफ बढ़ना है। तो लाजमी बात है कि ये एक जरा मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करें आप उतने ही परफेक्ट हो जाते हैं। तो बस एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो मोहम्मद। अच्छा राशिद, ये जानना चाहूंगी ये अंडा बॉयल है या फिर ये अंडा कच्चा है ये एक तो बता दीजिएगा। और दूसरा, आपकी बेगम भी क्योंकि रिकॉर्ड होल्डर हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो भी बना चुकी हैं, आपके फादर भी, आपकी बेटी भी, पूरी फैमिली माशाल्लाह से रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो आगे का क्या प्लान है ये भी बताइएगा। देखिए, अंडा जो है ना वो आखिर में तोड़ के दिखाना होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को उसी वक्त जो है। अगर आप अंडा जो है वो तोड़ेंगे नहीं तो रिकॉर्ड अप्रूव ही नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यानी कि ये बॉइल्ड एग नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल बॉयल एग अगर होगा तो फिर तो कोई भी कर सकता है पूरी दुनिया में। बॉयल एग के साथ तो बहुत आसान हो जाएगा रिकॉर्ड। असल चीज तो यही है कि आपका जो एग है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इवन कि उसके अंदर क्रैक भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका हल्का सा उसमें क्रैक भी शो हो जाता है तो भी रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इतनी पंचेस खाने के बाद ये अंडा तो बिल्कुल ब्लेंड हो चुका होगा अंदर से, ऑमलेट बनने के लिए तैयार होगा। ये ऑमलेट बन चुका होता है ये अंदर से। जब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं तो ऑलरेडी ऑमलेट बना हुआ ही निकलता है। तो अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा राशिद, जिस तरह से आप एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, अब तो पूरी दुनिया में आपका चर्चे भी हैं और आपको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। हुकूमती सरपरस्ती कितनी है अभी तक? हुकूमत की तरफ से कोई शाबाश ठपकी मिली? कोई मैसेज अगर आप देना चाहें स्पोर्ट्स बोर्ड को या हुकूमत पाकिस्तान को? देखिए जी, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुका हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सबसे ज्यादा अगर किसी इनफरादी शख्स के आलमी रिकॉर्ड अपलोड होते हैं तो वो मेरे हैं। इसके अलावा इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत है, वजीर आजम पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, वजीर आला सिंध है, गवर्नर सिंध है, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनसे मुलाकात करूं, ये मुझे शाबाशी दें। तो मुझे बड़ा हालांकि ख्वाहिश उनकी होनी चाहिए आपसे मुलाकात की। इतना मैंने काम किया है लेकिन अब तक मैं जो है वो इस एजाज से महरूम हूं। हमारे मुल्क का यही अलमिया है कि हम अपने सितारों को भूल जाते हैं या उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। उनकी मेहनत और इतनी जो उन्होंने जज्बा दिखाया, जितनी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मेहनत की है, उसको एक्नॉलेज किया जाए, उनको थपकी एक दी जाए और उनको बताया जाए कि हम उनके साथ हैं और हम उन्हें ऑन करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद नसीम। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध आपको सुनेगी और आपको मिलने की ख्वाहिश उनके दिल में जागेगी कि वो आपसे जल्द से जल्द मुलाकात कर सकें। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, दीगर अहम इशूज़ होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। इस ब्रेक के बाद वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और अभी आपको बताएं कि दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाई जाएगी। मेरी तो ज़ुबान लड़खड़ा गई है कि यहाँ पर सोना पहनने को नहीं मिल रहा और कहाँ पर सोने की सड़क बना दी गई है। जी हाँ, तो अब ऐसे ही होगा। अब सोना इसी काम में ही आएगा, इंडस्ट्रियल यूज़ में आएगा और सड़कें बनाई जा रही है जिसके पास सोना ज़्यादा है। अब वो इतना सोना कहाँ पे इस्तेमाल करें? तो अब दुबई की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जनाब, दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी और दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सियाहती मकाम भी होगा। देखने से ताल्लुक़ रखता होगा, हम सुन के ही उसको इमेजिन कर रहे हैं तो इसमें यकीनी तौर पे बहुत ही खूबसूरत मंजर आ रहा है। और हुकूमत की जानिब से बताया गया कि मंसूबा और डिज़ाइन मरहलावार सामने आएंगे। 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज़ यहाँ पर तामीर किया जा रहा है। जी हाँ, दुबई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि रिटेल, होलसेल और सरमायाकारी सब एक जगह जमा होंगे। मुकम्मल सोने और जेवरात की जो वैल्यू चेन है एक जगह इकट्ठी कर दी जाएगी उसको। और अमाराती हुकाम का ये कहना है कि सोना दुबई की शान और तिजारती वर्से की अलामत है। तो जो हम ये समझ रहे थे ना कि रोड बना दी जाएगी, वो रोड नहीं बना दी जाएगी बल्कि एक ऐसा तिजारती मरकज़ बना दिया जाएगा जिसके अंदर होलसेल से लेकर रिटेलर, तमाम जो तिजारती लोग हैं जो तिजारत करते हैं गोल्ड की, उनको एक ही जगह पर जमा कर दिया जाएगा ताकि आपको एक गोल्ड मार्केट बेसिकली देखने को मिलेगी। एक नया टाउन जो कि सारे का सारा गोल्ड का काम करता होगा वो देखने को मिलेगा। तो वो वाली सड़क ना समझिएगा कि लेकिन कहीं वहाँ पर रोड्स बना दी इसकी बनावट भी सोने की ही होगी। यहाँ पे जो
तामीरात हैं उसके आने का इस्तेमाल होगा। यही तो इसकी चीज़ मुनफरिद है और उसका जो मॉडल हम देख रहे हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और ये बनावट का एक शाहकार होगा। ये सोने का शहर एक तरह का आबाद किया जाएगा जिसमें तकरीबन हर चीज़ ही सोने की होगी। तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ी और जदीद इनोवेशन आइडिया भी बहुत यूनिक है और यकीनी तौर पे इसके लिए सोने का और बहुत से सोने का होना ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ हमकिनार भी होगा और इन्वेस्टर के बाद फिर हम देखने के लिए भी जाएंगे और ज़रूर ये शाहकार अपनी खुली आंखों के साथ देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है, जबकि दोनों टीमें न सिर्फ सीरीज़ जीतने बल्कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने फाइनल कॉम्बिनेशन आजमाने के मूड में हैं। तो कौमी टीम के जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज़ वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के फाइनल कॉम्बिनेशन को वाज़ेह कर देगी। लेकिन ये मैच किस तरह का होने जा रहा है इस ठंड के मौसम के अंदर, जहां पर हम देख रहे हैं कि खुद भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो वो खुद भी बड़े डरे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि लाहौर में इतनी ठंड होगी। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में ठंड होती है तो ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं टूरिस्ट भी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है। तो ये एक उनके लिए सरप्राइजिंग वेदर होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हम ये चाहेंगे कि उन्हें गिफ्ट्स दे दें, कुछ स्वेटर्स, ताकि उन्हें सर्दी ना कहीं लगे। चलें आइए देखते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमाद भाई आपको वेलकम कहेंगे। तो ये एक बेहतरीन मौका है ठिठुरते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के इस ठंड का फ़ायदा उठाने का, क्योंकि वो इस वेदर से यूज्ड टू नहीं है। कल ही पहुंचे हैं और आज होने जा रहा है मैच। तो हमारे होम ग्राउंड का एज भी हासिल है और ये एक वेदर चेंज उनके लिए यकीनी तौर पर ये भी एक मुश्किलात का बायस होगा। साथ में हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो है वो प्लेइंग 11 वो कितना मजबूत है, क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जुनैद। देखें, ऑस्ट्रेलियन थॉरो प्रोफेशनल्स हैं। अगर हम उनको ये कहें कि वो गर्मी से सर्दी में आ गए तो उन्हें अडेप्ट करना आता है। हम दूसरे ममालिक की बात करते तो और बात, being number 1 in the world, all 3 formats which is Test, One Day and T20, तो उन्हें हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना आता है। अब बात करते हैं इस सीरीज की, जहां पाकिस्तान की होम सीरीज है और पाकिस्तान पिछली 3 बायलैटरल सीरीज जीतता हुआ आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई पाकिस्तान का इतना कोई तसल्ली बख्श मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड नहीं है। दोनों टीमों ने वैसे लास्ट 5 मैचेस अपने अपने जो देखे जाए तो 5 में से 3 जीते, 2 हारे हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, बाउंसिंग पिचेस, पेस और पाकिस्तान की जहां सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से स्पिनर्स जो है वो दूसरी टीम को आप कहते हैं कि उससे हम फायदा उठाएं होम कंडीशन का। तो देखना पड़ेगा कि एक तो ये कि पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ टीम है। ऑस्ट्रेलिया के 5 मेन नहीं आ रहे इस सीरीज में, और आज के मैच में शायद मिचेल मार्श की जगह ट्रेविस हेड जो है वो कैप्टनसी करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है। तो बॉलिंग और फिर उसके साथ से एक्स फैक्टर ग्लेन मैक्सवेल का ना होना, पाकिस्तान को इसको कैश करना। टिम डेविड भी नहीं है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग किया था और बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, मैच विनर है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो भी उतनी ही अच्छी होती है। हमारे मुल्कों की तरह नहीं कि अगर आपने मेन प्लेयर नहीं खेले तो दूसरा तो आपको गैप नजर आता है। ऑस्ट्रेलियन उनकी बेंच स्ट्रेंथ और हर कंडीशन में खेलते हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन ज्यादातर प्लेयर जो है इंडिया में जाके इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस से उन्हें पूरी तरह आगाही है कि किस तरह बॉल रहेगा, कितनी पिच पे होगा, कितनी बाउंस होगी, कितना टर्न होगा। तो इम्तिहान पाकिस्तान के स्पिनर्स का है बेसिकली। शादाब खान, नवाज, सलमान अली आगा, साइम अयूब, पाकिस्तान के इन स्पिनर्स को देखें। फास्ट बॉलर का रोल क्या आएगा? ओपनिंग और फिर एंड में 2 ओवर्स, मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है ना, जहाँ या तो मैच जीत जाती हैं या मैच हार जाती हैं, वहाँ स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ स्पिनर्स पर हमें क्या इन्हसार करना है या सिर्फ स्पिनर्स को ही गेम में अपना आप दिखाना है, बल्कि पूरी टीम का इम्तिहान होना चाहिए। पूरी टीम को जमकर खेलना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इस टीम ने खेलना है आगे जाके। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। ये सीरीज़ तो हमारे लिए गनीमत है कि हम इसके अंदर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम देखें पिचेस की कंडीशन को, तो आप समझते हैं कि हमारे लिए साजगार होंगी या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए साजगार होंगी, और फिर मौसम भी थोड़ा सा अफेक्ट तो करेगा। और फिर सलमान अली आगा जिस तरह कह रहे हैं कि फाइनल कॉम्बिनेशन सामने आएगा, तो क्या समझते हैं किन किन शोबों में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, नई चेंजिंग्स, नई तब्दीलियां सामने आ सकती हैं? देखिए, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा इंटेलिजेंट क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी। लेट्स से पाकिस्तान चेस करने जा रहा है और टारगेट आपको 200 प्लस का मिलता है, तो फिर बाबर आजम को आप नीचे बैटिंग के लिए ले जाएं और फखर जमान जो कि बड़े शॉट खेलते हैं उन्हें पावर प्ले में बैटिंग करवाएं। टॉप 3 में फखर जमान को शामिल करें, और अगर लेग से 140 या 150 करना है तो वो सूट करता है बाबर को। अब बाबर और फखर का स्विच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये इसमें कितना पाकिस्तान फ्लेक्सिबल होगा। बाबर के ऊपर एक प्रेशर भी है कि बिग बैश लीग में बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे, सिर्फ 2 सेंचुरियां करते हैं 11 इनिंग में, 200 रन, एवरेज भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी नहीं है, तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। लेकिन अभी पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच हुआ इसमें बाबर ने सेंचुरी स्कोर की और शाहीन शाह अफरीदी को 2 छक्के आखिरी ओवर में लगाए, तो थोड़ा सा बाबर भी अपनी गेम को चेंज, ये बहुत पहले अगर कर लेते तो ऑस्ट्रेलिया में इनका अच्छा रिकॉर्ड होता और फिर उस कॉन्फिडेंस को लेकर आते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया को बाबर के वीकनेसेस पता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बिग बैश लीग में इनको शाह अफरीदी को बुलवाया और इनको खिलाया अपने साथ, तो उन्हें पता है कि ये कितने कैलिबर के प्लेयर हैं। और उनके अहमद भाई, जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें भी कोई तब्दीली मुतवक्के है? किसको कहां पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए, फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा पाकिस्तान को, जहां आपके पास साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ख्वाजा नाफे और फखर जमान, ये 4 ऑप्शन है जिनके साथ ओपन कर सकते हैं। बाबर भी है, क्योंकि अगलेट से छोटा टोटल है तो बाबर ओपन करेंगे और इनिंग को स्टेबल रखते हुए कैरी करेंगे टिल द एंड। लेकिन अगर जहां आपको 200 प्लस चेस करना है तो वहां आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करें। ये लेट्स से आपको 200 प्लस वंस अगेन करना पड़ रहा है, तो 6 ओवर में क्या टोटल होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपनी इनिंग को इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट पावर प्ले जहां 30 यार्ड के बाद सिर्फ 2 फील्डर हैं, वहां कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़े शॉट लगा के स्टार्ट अच्छा देंगे ताकि आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर ना हो रन रेट को मेंटेन करने का। और फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग जहां हम हमेशा से स्ट्रगल करते हैं, वहां इंटेलिजेंट क्रिकेट आ जाती है। वहां ये नहीं है कि हर बॉल पे छक्का चौका लगाएं, सिंगल डबल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सिंगल डबल वही कर सकता है जिसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी। वो रनिंग बिटवीन द विकेट के थ्रू भी 8-10 रन हर ओवर में कर सकता है। और फिर एंड ऑफ द इनिंग जहां हम कहते हैं कि आखिरी 4 ओवर अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड है, फॉर्मूला वही है कि पावर प्ले में खेलें, फिर विकेट्स को बचा के रखें और आखिरी 4 ओवर में जब आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तब आप ऑल आउट जाए। बेशक आपकी विकेट गिरी हो, लेकिन वो छोटी सब्सटेंशियल इनिंग जो है वो आपको मैच जिताने में कामयाब हो सकती है। बाबर आजम वंस अगेन मैं कहूँ, बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया को जवाब देने का बहुत अच्छा मौका है कि आपने मुझे मैच के दौरान साइडलाइन किया, आपने मुझे मैच के दौरान स्टीवन स्मिथ ने कहा कि तुम वहीं पे स्टे करो, मैं अगला ओवर लूंगा और पावर सर्च करूंगा। तो बाबर आजम बताएंगे वो कितने बड़े प्लेयर हैं, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया ये कहे कि हमने जो किया था वो सही किया था। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी अगर 2.4 ओवर में 44 रन दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अपनी कंडीशन में आप पाकिस्तान के लिए एडवांटेज ये है कि आप अपनी कंडीशन पे, तो यहाँ पे डिलीवर करना आपके ऊपर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एज वी ऑल नो बड़ा कॉम्पिटिटर, आप दुनिया की किसी भी टीम से आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खेलता है टिल द लास्ट बॉल, तो हमें ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल लाइट नहीं लेना पड़ेगा। और ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड है व्हेन कम टू हेड टू हेड इन T20 इंटरनेशनल टेस्ट में भी और वनडे भी, लेकिन T20 में भी ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के ऊपर पलड़ा नहीं है। तो एक तो तैयारी बस हमारी टीम पर अब डिपेंड करता है कि हमारी टीम अपने आप को किस तरह से साबित करती है। होम ग्राउंड का एज भी है, सर्दी का मौसम भी है और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को सर्दी भी बहुत लग रही है, तो इसके साथ हमारी टीम किस तरह से खेल पाएगी। अच्छा, थोड़ा सा आ जाते हैं हम भारत जो इस वक्त बांग्लादेश के साथ कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के ICC वर्ल्ड कप 2026 के बाइकआउट का जो खौफ है वो भी सता रहा है शायद, और उसने बांग्लादेश को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान के बाइकआउट करने के ऐलान के साथ या पाकिस्तान के बाइकआउट करने की बात के साथ ही कोई फर्क पड़े? और भारतीय मीडिया क्योंकि इस बात का दावा कर रहा है, तो क्या ICC बांग्लादेश को वापस भी ले सकता है, उसकी वापसी हो सकती है? अच्छा, इंडियन मीडिया जो है वो ये बात सामने लेकर आ रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि उसके मैचेस इंडिया में ना हो, न्यूट्रल वेन्यू हो, तो पाकिस्तान अगर विड्रॉ करेगा तो पाकिस्तान की मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में, तो बांग्लादेश को। लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश का स्टांस है उसका साथ दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो फिर वो बांग्लादेश भी इसको इनकार ही करेगा। सबसे बड़ा डेंट इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर है, जो एक सुनने में खबर है ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे घुटने टेकने पे मजबूर है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का डेंट पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान मैच सारी दुनिया को पता है कि मदर ऑफ ऑल गेम्स, और इसमें जितनी व्यूअरशिप है ग्राउंड की तो है ही क्राउड, लेकिन जो मीडिया के थ्रू व्यूअरशिप है, टीवी चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो रेवेन्यू जो है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कहते हैं कि ऑलमोस्ट 70% इस मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ द मेगा इवेंट। तो इंडिया को अगर इंडिया इस तरह की सोच भी रहा है तो ब्रॉडकास्टर्स उनको ये काम करने नहीं देंगे पाकिस्तान के बगैर। नहीं, क्या ये हो सकता है हमाद भाई कि दोनों टीम्स को ही वापस ले लिया जाए, क्योंकि असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने लिया है बांग्लादेश का साथ देते हुए, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को बाहर निकाल के आना चाहेगा। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ICC पाकिस्तान के निकलने के खौफ से और नुकसान के खौफ से दोनों टीम्स को इवेंट में दोबारा से शामिल कर ले और जो शराइत है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की उनको भी तस्लीम कर ले? ये मुमकिन दिखाई देता है?
अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि स्कॉटलैंड को ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन हम वही बात करते हैं पॉपुलेशन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, और अगर बांग्लादेश ने जिस तरह कह दिया कि वो अपने मुल्क में इसके मैचेस नहीं दिखाएंगे तो वहां पे भी ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने का खदशा है कि वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश की व्यूअरशिप उनको ना मिले। रेवेन्यू जनरेशन बेसिकली टूर्नामेंट ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आईसीसी से ज्यादा, कि वो इसको प्रॉफिटेबल समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर तो उन्हें लॉस हो रहा होगा तो नेक्स्ट जो भी मेगा इवेंट होगा वहां इंडिया के ऊपर, आईसीसी के ऊपर प्रेशर होगा कि अगर कोई अपने जस्ट के लिए खड़ा हुआ है तो आपको उसको कहते हैं ना कि इंसाफ करना चाहिए वहां पे। यहाँ पे हमें नहीं नजर आ रहा बांग्लादेश कि अगर इंडिया किसी टूर्नामेंट में कहता है कि जी हमारे कंसर्न है, या ऑस्ट्रेलिया कहता है, लेट्स से 1996 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में जाके खेलने से स्टार्ट कर दिया था। और बिल्कुल भारत ने जब ये ट्रांस लिया था कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, तो इसके बावजूद आईसीसी ने उनकी बात सुनी भी थी और उनका न्यूट्रल वेन्यू हमें मानना पड़ा था, और इसी वजह से अब आज पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है। तो अगर कोई और मुल्क भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है या वो ये बात करता है या ये दावा करता है कि वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं किसी भी मुल्क में जाकर, तो उनकी भी उतनी सुनी जानी चाहिए। ये आज अगर बांग्लादेश के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा, और पाकिस्तान तो इसको झेल चुका है, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हमाद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमाद सदीकी साहब मौजूद थे इस पोस्ट। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आईसीसी की ताज़ा जो T20 रैंकिंग है उसकी बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक भारतीय बैटर हैं अभिषेक शर्मा, जो कि बैटर्स की फहरिस्त में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। जी, और आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बदस्तूर 5वीं पोजीशन पर हैं और टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के इब्रार अहमद ने एक दर्जा बेहतरी के बाद 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है, जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है। तो उम्मीद करते हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं ना सिर्फ वो इंडिविजुअल अपनी रैंकिंग्स को बेहतर करेंगे, टीम के अंदर भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान टीम को जीत से हमकिनार करेंगे इंशाअल्लाह। जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा होंगे और उन पर बात भी होगी इस ब्रेक के बाद से। विदा नाज़रीन, वेलकम बैक। एक अफसोसनाक सानिया, एक और बच्ची को जला दिया गया जहेज़ कम पड़ने पर। इंसानियत भी जल गई और सास ने पेट्रोल छिड़काया अपनी बहू पर, उसे आग लगाई है और आग लगने से सना का 70% से ज़ायद हिस्सा उसका जिस्म जल चुका था। 7 रोज़ तक वो सिसकती रही, ज़िंदगी की जंग लड़ती रही और फिर बिलाखिर इस ज़िंदगी की बाजी हारते हुए खालिक की हकीकी से जा मिली है। और किसके हाथों पे लहू तलाश किया जाए जब अपने ही इस तरह के जुल्म पे उतर आएँ। और ये खातून जो थी हामला भी थी, 7 माह कबल सना की शादी हुई थी और 5 माह की हामला थी और माँ और बच्चा दोनों ही इस साने में जाँ बहक हुए। तो एक नहीं 2 कत्ल हैं शायद। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस तरह के पहले भी बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहे और हम आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इंसानियत जो है वो कहीं जा सोई है। इंसानियत मर चुकी है इन लोगों के अंदर से, जो अपने प्यारों को इस तरह से जला देते हैं, मार देते हैं चंद रुपयों की खातिर या फिर चंद जहेज़ की अशिया कम पड़ जाने की वजह से, अशिया ना मिलने की वजह से। क्या मामला है और क्या किस जहनीत के मालिक हैं ये लोग, हम सबसे पहले जानेंगे। आमिर राना हमारे नुमाइंदा फ़िरोज़ वाला मौजूद हैं, उनसे वाक़े की तफसीलात जानेंगे। उसके बाद हमारे साथ मोहसिन नवाज़ साहब मौजूद होंगे, माहिर नफ्सियात, लाइफ कोच भी हैं, उनसे इस बात मामले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आमिर राना आप बताइएगा। जी बिल्कुल जुनेद और इशाल, ये जो वाक़या है फ़िरोज़ वाला के अंदर जो रोनमा हुआ है, ये 7 माह कबल ही सना की शादी होती है फ़िरोज़ वाला के हैदर रोड के ऊपर। उसकी इस सारे केस का मैं थोड़ा सा आपको मतन बता दूं कि जब इसकी शादी हुई 7 माह कबल, तो एक लड़की अपने हाथों को मेहंदी लगाकर, सुर्ख कपड़ा पहनकर अपने नए जीवन साथी के साथ एक घर आबाद करने के लिए बड़े ख्वाब लेकर वो भी जाती है, जैसे कि सना गई अपने एक नए घर के अंदर। लेकिन वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, जहेज़ का कम सामान लाने की वजह से उसकी जो सास है और उसकी नंद है, उनमें आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर चपकलिश रहती और आखिरकार 7 माह के बाद जो सना है उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। मैं ये अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझूंगा कि जिस वक्त उसको आग लगाई गई 70% जो जिस्म है वो जल चुका हुआ था और वो 5 माह की हामला थी। बिल्कुल वो 5 माह की हामला थी और वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया। और उसके वालिदैन माँ बाप ने कितने सपने सजाए होंगे कि हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, हम उसको कितने लाड़ प्यार से उसे खिलाएंगे, उसे परवरिश करेंगे, उसे जवान करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही उसे और उसकी माँ को कत्ल कर दिया जाएगा। ये वाक़या हुआ है 20/1/2025 को और 7 दिन मुसलसल वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर लड़ती रही।
जब पुलिस को 15 की कॉल मौसूल हुई तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट सबसे पहले सना को रेस्क्यू करने के बाद शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में उसे मुंतकिल किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बर्न वार्ड नहीं है तो उसे म्यू हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, जहाँ पर वो 7 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर लड़ती रही। सना का जो भाई है, जो कि इस मुकदमे का भी जो मदई है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि जब हमें रात के 3 बजे मालिक मकान में, क्योंकि सना जिस घर के अंदर ब्याह कर गई थी वो किराए का मकान था, जब उसे इत्तला दी कि आपकी बहन को आग लगी हुई है, यहाँ पर फ़ौरन पहुँचो। जब वहाँ पर वो गए तो वो कहते हैं कि तकरीबन आधा घंटा जो है हम नॉक करते रहे। जो अहले मोहल्ला है उनका भी ये कहना है कि दरवाज़ा नहीं खोला गया, और इवन के जो मकान मालिक है वो दीवार फैलांग कर घर की ऊपर वाली छत से वो नीचे गया, और नीचे जाने के बाद उस लड़की को बचाने के लिए दरवाज़ा खोला गया, और लड़की जब बाहर निकली तो उसके जिस्म जो सारा जल चुका हुआ था, कपड़े जो उसके सारे बर्न हो चुके हुए थे, और फ़ौरन जो है रेस्क्यू जो है उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है। लेकिन अगर पुलिस रिस्पॉन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस ने 15 की कॉल के बाद मौके पर से सना की जो सास है और उसकी नंद है, उन दोनों को अपनी तहवील में ले लिया, और उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। 7 दिन के बाद जब सना जांबक ना हो सकी तो उसके बाद मिसल में FIR के अंदर 302 कत्ल को जो है वो आज़ाद कर दिया गया हुआ है, और इस वक्त जो है वो सना की जो सास है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। और SHO फिरोज़ वाला का ये कहना है कि जो मुल्ज़मान है उनको हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जब रेस्क्यू किया गया तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मौका पर से उनका जो रिकॉर्ड है, सना का जो बयान है उसको भी कलम गया है, जो भी वो भी मिसल का हिस्सा बनेगा, और जो भी मुल्ज़मान है इस घिनौने खेल के अंदर जो भी शामिल हैं उन सबको मंजरे आम पर लाया जाएगा। और शुक्रिया राना आमिर हमारे साथ मौजूद थे, और ये इंतहाई कर्बनाक और हैरत अंगेज़ ये वाक़या है। कानों पे यकीन नहीं आता कि कोई सास अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकती है, और ऐसी बहू जो 5 माह की हामला थी। ये क्या जहनी कैफियत है, किस कदर हम जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, किस तरह से इन रवैयों से बाहर निकला जाए। मोहसिन नवाज साहब माहिर नफ्सियात और लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब क्या कहेंगे, ये इंसानी जहनी पस्ती की आखिरी हदें हैं या कोई जहनी बीमारी है कि कोई सास अपनी बहू को 5 माह की हामला, जिसमें उसके बेटे का बच्चा भी पल रहा था, ये 2 कत्ल हैं, 1 कत्ल भी नहीं है, सिर्फ जहेज़ के लिए ऐसा कोई कर सकता है? ये तो यकीन करने वाली बात नहीं है। इंसान को लगता नहीं कि कोई पैसों के लिए ऐसा कर पाएगा, तो फिर ये इंसान इस हद तक कैसे गिर जाता है? ये जो दिल दहला देने वाला वाक़या है, इसके पीछे अगर हम इसके साइकोलॉजिकल रीज़न पर गौर करें तो बिल्कुल वाज़े है कि इतना कोई एग्रेसिव हो के इस तरह के गलत एक्शन पर जब जाता है तो दिमाग के कुछ केमिकल्स की तब्दीली की ये अलामत है। और ऐसा जो कोई वाक़या होता है, आप देखें कि हर थोड़े अरसे बाद कोई ऐसी कहानी, कोई वाक़या, कोई रिपोर्ट सामने आती है, और ये तो वो केसेस हुए जो रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन अगर हम आदादो शुमार पर नज़र डालें तो दिल दहलाने देने वाली इन कहानियों की तादाद ज़्यादा है। पूरी दुनिया में पिछले साल में 1 साल में 11 में से 1 खातून को किसी न किसी तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अब आप हैरान होंगे कि हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आलमी हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब है। पिछले 6 माह में 20,000 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें किसी न किसी तरह का तशद्दुद खातून पर हुआ। अब ये जो वाक़यात इस तरह के होते हैं उसके पीछे दिमागी नफ्सियाती बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है, और इसमें अनआइडेंटिफाइड जो पेशेंट्स हैं उनके हाथों जब ये इक़दामात होते हैं तो फिर उसकी एक मॉरल डिसंगेजमेंट भी सामने आती है। वो लोग फिर इसकी जस्टिफिकेशंस देने लगते हैं। मसलन आप देखिएगा कि इस वाक़े के जो कि दरअसल 1 नहीं 2 कत्ल हैं, वो आप बिल्कुल वाज़े तौर पे जैसी बात अभी कर रहे थे कि ये 1 नहीं 2 जानों का कत्ल एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, और ये वाक़या ख़बरों की में शामिल रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद
आने भुला वाली कोई दिया नई जाएगा। खबर सही इसको कह रहे हैं मोहसिन दबा नवाज देगी। साहब। और इससे पहले भी गुजरांवाला में एक वाकया पेश आया पिछले साल में, जहां पर सास और नंद ने मिलकर अपनी बहू को, जो कि हामला भी थी, उसका सर भी जलाया गया, उसको काटा गया, उसके जिस्म के इतने टुकड़े किए गए। और वो सगी खाला भी थी, ना सिर्फ सास बल्कि सगी खाला जो कि माँ की जगह पर होती है, उसने भी यही हरकत की और फिर अपनी बहू के मुख्तलिफ टुकड़े करके उनको नाले में फेंक दिया गया। ये वाकया भी हमने रिपोर्ट किया और इसके ऊपर भी हम यही तज्जिए लेकर बैठे हुए थे। मामला दोबारा दब गया और इस तरह के बहुत सारे वाकयात पता नहीं कब तक पेश आते रहेंगे। हमारे दीन ने भी मना फरमाया है, जहेज जैसी लानत इसे करार दिया गया है जहेज को। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमारा हमसाया मुल्क हो, वहाँ पर बहुत सारी अमवात, बहुत सारी बच्चियाँ जला दी जाती हैं, जहर देकर मार दी जाती हैं। और अब तो पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। किस तरह से इसको रोका जा सकेगा? इसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। एग्जैक्टली अच्छा, कवानीन भी मौजूद हैं और इसमें ख़ास तौर पे मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि ये जब कोई वाक़या होता है तो ये एकदम से नहीं होता। 56% ख़वातीन तो अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के जिस्मानी, नफ्सियाती या ज़हनी किसी ऐसे तशद्दुद का ज़िक्र ही किसी से नहीं करती जी। और जो फिर ज़िक्र करती हैं, मसलन घर पे अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, क्या ऐसे वाक़यात पर भी गौर किया जाता है कि जब कोई शौहर किसी खातून को घर में ही ताले में बंद करके जाता है या जब किसी खातून की चीज़ें तोड़ी जाती हैं तो ये एक सिग्नल दिया जा रहा होता है उसको कि अभी तुम्हारी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, आगे तुम्हारी बारी हो सकती है। इसी तरह से देखें कि घरों में बच्चों की परवरिश के छोटे बड़े फ़ैसलों से लेके अजीज़ो अकारिब से मिलने तक के सारे मामलात का कंट्रोल ससुराल वाले अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, यानी कभी उसके जिस्म पर तबसरा होता है, कभी उसकी शक्ल पर तबसरा होता है, तो ये जो बीच में चीज़ें आ रही होती हैं तो एक खातून बेबसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है और वो ये सोचती है कि मैं बाहर से अगर किसी से बात करूँगी तो इसमें बदनामी भी है, शर्मिंदगी भी है, ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होगी। और फिर वो ये भी सोचती है कि अगर मैं ये बात करूँगी तो आगे मसला भी तो हल नहीं होना, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी नहीं है, तो सिवाय बदनामी के कुछ हाथ नहीं आएगा। सो वो अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ को दबाना शुरू करती है और अंदर फिर जब ये उनके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस जमा होता है तो इसमें खुदसोजी के वाक़यात भी जन्म लेते हैं, इसमें तशद्दुद भी। और ये जो बात ना कर सकना है, मैं ये ख़ास बात कहना चाहूँगा कि ख़वातीन को इस बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। कुछ लोगों से इस बात को इजहार करने के लिए शादी से पहले ही इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि खातून को ससुराल में जाके अगर किसी ऐसे नारवा सलूक का सामना हो तो वो अपने एक सपोर्ट सिस्टम को बाखबर रखे और इसमें अगर वो बात करने में डिफ़िकल्टी हो, अगर उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, वो इज़हार ख़याल नहीं कर पाती, तो प्रोफेशनल हेल्प और किसी भी इंतहा पर पहुंचने से पहले उसके सिग्नल्स को पहचानना कि ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं, ये इन कीमती जानों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी जगह ठीक कही हैं और जहाँ पे सज़ाओं और उन पे अमल दरामद की बात होती है तो सारा कुछ हम हुकूमत पे डाल दें ये भी तो मुनासिब नहीं होगा मोहसिन साहब। जो में हमारे माशरती रवैये हैं उनको भी तो बदलने की ज़रूरत है। किसी बच्ची से ये डिमांड करना कि तुम जहेज़ थोड़ा लाई हो, बज़ाते ख़ुद एक इंतहाई शर्मनाक डिमांड है। वो बच्ची कितनी बेबस होगी, उसके वालिदैन कितने बेबस होंगे और अगर किसी के पास इस्तिताअत होगी तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि अपना सब कुछ अपनी बच्ची पर लुटा दे। और अगर किसी ने जहेज़ कम दिया है तो शायद उसकी इस्तिताअत ही नहीं होगी। तो ऐसा जुमला कहना ही बहुत शर्मनाक है, बजाय इसके कि आप उसको इस नहज पर ले जाएं कि उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दें और ये ना सोचें कि वो हामला भी है। तो हमें अपने बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, अपने माशरे को किस तरह से रिवाइव करना है, उसमें इस पूरे माशरे ने क्या किरदार अदा करना है, क्योंकि सब कुछ हम हुकूमत पे तो नहीं डाल सकते क्योंकि हुकूमत के इंतज़ामात अभी हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से कवानीन और कानून साजी के बहुत अच्छे इक़दामात सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब अवेयरनेस भी अच्छी है, सोसाइटी के अंदर ये चेंजेस भी हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो केसेस का रिपोर्ट होना है ना, ये आप मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये वाक़यात जो सामने आते हैं इनके आने की रेशो में इजाफा दरअसल इस सारे निज़ाम की बेहतरी की एक अलामत है। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा जिस पे यानी सोसाइटी में जिस चेंज को लाने की ज़रूरत है कि ख़वातीन अपने राइट्स को पहचाने और इस बारे में अवेयरनेस, जैसे जहेज़ की बात आपने की, देखिए हम 2026 के जनवरी में हैं और अभी तक यानी ये जो लालच है लोगों का
ये एड्रेस नहीं हो पाता। अब इसके पीछे देखें कि कुछ रुपयों की खातिर 2 जानों का ले लेना और अपनी भी जिंदगी खराब, उन खातून की जिनके हाथों ये वाकया हुआ, क्या उनका मुस्तकबिल अच्छा है? नहीं। बदनामी अलहदा, रुसवाई अलहदा, एक अल्लाह के सामने उनकी जो एक मुजरमाना इस फेल की सजा है वो अलहदा। तो ये सारा कुछ मिल मिला के आप देखें कि एक घराना बर्बाद हो गया। तो हमें इस बारे में ये देखना होगा कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसके पीछे जो मुहर्रिकात पैदा हो रहे होते हैं, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम टू टाइम इस बारे में अगर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते रहें, यानी एक तो है रद्द अमल कि कोई खबर आई उसके बारे में जवाबी तौर पे हमने कोई प्रोग्राम्स किए, लेकिन मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस बारे में वाक़यात से पहले अवेयरनेस ख़वातीन को देना, हजरात को। ये बहुत बड़ी एक चीज़ सामने ये भी आती है कि ऐसा कोई इकदाम करने के बाद घरों में हजरात या ख़वातीन जो भी वो माफ़ी मांग लेते हैं और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करते हैं। अच्छा, और वो खातून ये जिसके कौन सी साथ रेड लाइंस होती हैं जिनको हमें अपनी बच्चियों को बताना चाहिए कि ये रेड लाइंस हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पर आपने वापस अपने वालिदैन के घर आ जाना है, बजाय इसके कि आप अपनी जान दे दें। आपके लिए माँ बाप के दरवाजे खुले हैं और ये माँ बाप को भी एक कॉन्फिडेंस देना अपनी बेटियों के लिए कितना ज़रूरी है कि बेटियाँ ये ना समझ लें। पहले हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि बेटियाँ शादी होकर गई हैं तो अब जनाजा ही उनका आना चाहिए, बेटियों को जिंदा हालत में तो कम से कम अपने माँ बाप के घर नहीं आना चाहिए। माँ बाप के लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस बन जाता था। लेकिन अब थोड़ी सी सोच बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। अब माँ बाप को अपनी बेटियों को क्या ये नहीं समझा देना चाहिए, ये नहीं बता देना चाहिए कि आप वापस भी आ सकती हैं, अगर हालात आपके लिए नासाज हैं, आप वहाँ नहीं रह सकती, आपकी जान को ख़तरा है या आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, तो आप वापस माँ बाप के घर भी आ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो रेड फ्लैग्स की आपने बात की है, पहली दफ़ा जब कोई किसी पर हाथ उठाता है तो ये एक ऐसा मौका है कि अब इसको दबाना नहीं है, उस खातून ने इसको बताना है। और इस बारे में बच्चियों को स्कूल की एजुकेशन के दौरान ही ये ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए कि जिस तरह हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो टच हैं ये तशद्दुद के सारे शाखसाने हैं। आप देखें कि वहाँ अगर शौहर किसी वक्त हाथ उठाता है या घर में किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोई दूसरा कोई भी पर्सन उस पर तबसरा करता है। जब उसकी शक्ल पर, उसकी जिस्म पर कोई तबसरे शुरू हो जाते हैं ना, तो इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और घर छोड़ के आने की बजाय इस मसले को हल करने के लिए बाकायदा इसके बारे में वोकल होना, बताना, फीलिंग्स का इजहार करना, सपोर्ट सिस्टम को आगाह करना, घर वालों को और दोस्त अहबाब को इससे बाखबर रखना, ये सब कुछ बड़ा ज़रूरी होगा। तो हम अपने स्कूल से लेके फिर यूनिवर्सिटी और तक सोसाइटी के अंदर जितने भी फॉरम्स हैं वहाँ अवेयरनेस जितनी देंगे उतना ही इन वाक़यात को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। दुरुस्त, जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही इन वाक़यात को रोका जा सकेगा और कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सकेगा। ये बेटियां बहुत ही कीमती होती हैं जिनको माँ बाप बरसों लगाकर पालते हैं, पढ़ाते हैं और फिर उनके जहेज़ के लिए एक एक रुपया जमा करके उनको जहेज़ देते हैं और रुखसत करते हैं। और उसके बाद जब उनकी डेड बॉडीज़ की सूरत में उनको देखते हैं तो उनके दिल फट जाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि दोबारा कोई इस तरह का वाक़या सामने ना आए, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलानी चाहिए हुकूमती सतह पर भी और तमाम इदारों को मिलकर भी चलानी चाहिए ताकि बेटियों को महफूज बनाया। और वो घर वाले जिनके जुल्म से ये 2 कीमती जाने गई, मासूम जाने गई हैं, अब उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी बाकी की ज़िंदगी भी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी, कोई ऐशो आराम में नहीं गुजरेगी। और उस जहेज़ का वो क्या करेंगे अगर वो मिल भी जाता तो कम अज़ कम ये उनका जो आखिरत है वो दुनिया भी और आखिरत भी इस तरह से तबाह ना हो पाती। आगे बढ़ते ना, सख्त सजाएं भी होनी, बिल्कुल सख्त सजाएं होनी चाहिए, करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, इसको टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम बड़ा इशू है हमारे पड़ोस में ही, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान, जिसके ऊपर एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और अगला हमला पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। और ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान भी खामोश नहीं है और ईरान की जानिब से भी 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि किसी दबाव या धमकी को कबूल नहीं किया जाएगा। और इसी तनाजुर में ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक और शख्स को फांसी देकर पैगाम दिया है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। तो खित्ते में जो ये बढ़ती हुई कशीदगी है ये क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या एक बड़े तसादुम का पेश ख़ैमा तो नहीं है, ये सारे सवाल हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुर्तज़ा नगरी साहब, सहाफ़ी हैं,
ईरान से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब, आपसे जाने की इस वक्त सूरत हाल क्या है ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर जिस तरह से फांसियाँ दिए जाने का सिलसिला भी जारी है, जिसके ऊपर ट्रंप जो है वो बड़े सख्त मौक़िफ़ लिए हुए हैं, बड़े सख्त बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इब्नाए हुर्मुज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। क्या आपके पास तफसीलात हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। देखिए, ये जो अमेरिका का वक्तन फ़वक्तन ईरान को धमकाने का सिलसिला है, ये आज से नहीं है, 47 साल से है। पहला पॉइंट। नंबर 2 ये है कि जिस कौम को ये मालूम हो कि उसका पंगा एक ऐसे मुल्क से पड़ गया है जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से, इक़्तिसाद के हवाले से टॉप पर है, तो यकीनन उनकी भी कोशिशें उसी मुल्क के हवाले से होंगी। ईरान ने अपनी कोशिशों को अफगानिस्तान के हवाले से या इराक के हवाले से तो नहीं की होंगी। उनकी कोशिशें भी, जितना बड़ा मुल्क होगा, जितनी बड़ी लड़ाई होगी, जितनी बड़ी मुखालफत होगी, उनकी तैयारी भी उतनी ही बड़ी होगी। ये इंतहाई कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अमेरिका पिछले 47 साल से ये काम कर रहा है। ईरान के अंदर हालात बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हैं। ये जो आपने वाकया देखा, जो पिछले चंद दिनों में ईरान के अंदर तखरीबकारी हुई, तखरीबगरी हुई, दहशतगर्दी का ये सिलसिला हुआ, ये आज से 10 साल पहले भी हुआ था, उससे 10 साल पहले भी हुआ था। यानी अमेरिका और उसके हवारी मुश्तरका कोशिशें करते हैं। दुनिया में जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने रिजीम्स चेंज की हैं, ईरान के अंदर भी इन्होंने बहुत कोशिश की, ईरान का जो सिस्टम है, उनकी जो रिजीम, उसको चेंज करने की, दूसरी हुकूमत लाने की। 3 से 4 मरतबा वो कोशिशें की गई हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पर पिछले दिनों की तरह जो वाक़यात हुए नजर आई हैं, वरना उसके अलावा अंडरग्राउंड कितनी कोशिशें इनकी सुबह से शाम चल रही हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए, ईरान के रेवोल्यूशन को 47 ईयर्स हो गए, 47 ईयर्स में टोटल ये कोशिशें चलती रही हैं जी। नंबर 2। नंबर 3, अमेरिका की जो हालिया धमकी है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अब्राहम लिंकन लेकर आए हैं, हम फलां लेकर आए हैं, फलां लेकर आए हैं। आप यकीन कीजिए, इससे पहले भी ये बेड़े इस खलीज के अंदर, इस गल्फ के अंदर रह चुके हैं, ये अपने कारनामे दिखा चुके हैं। ईरान के लिए कोई नया काम नहीं है। मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में भी ये कह चुका हूं, यमन के अंदर जो हौसी हैं, जिनका यमन के 30% इलाके पर कंट्रोल है, उन हौसियों ने पिछले दिनों अमरीकी बेड़े को इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि उसको फरार होना पड़ा। ठीक है, गल्फ के समंदर से उसको फरार होना पड़ा। और अच्छा, अभी हम देख रहे हैं मुर्तज़ा साहब कि ईरान ने भी अपना हुर्मुज़ में जंगी मशकों का, बहरी मशकों का आगाज़ कर दिया है, अपनी तैयारी पूरी दिखाते हुए। और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो मिसाइल्स हैं, जो आपकी फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन क्या बैकडोर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या राब्ते हो रहे हैं इस शिद्दत को, इस गर्मी को, इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी? और वो जो अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि 4 मुमकिन शराइत अमरीका ने रखी हैं ईरान के सामने, जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी को रोकना, अफजूदा शुदा यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करना, आपके मिसाइल्स की जो रेंज है उसको लिमिटाइज़ करना, और साथ में मकामी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करना बंद करना। ये 4 शराइत वो कहते हैं अगर ईरान ने मान ली तो फिर शायद ये जंग टल जाए। तो इसके ऊपर मुमकिन रद्द-ए-अमल ईरान का क्या हो सकता है, और क्या कोई राब्ते इस वक्त चल रहे हैं आप पीछे? देखिए, डिप्लोमेटिक जो अंदाज है अमेरिका का, 6 महीने पहले जो जंग हुई थी ईरान की, उसके बाद से अमेरिका का ये चेहरा भी वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका दुनिया की किसी भी मुल्क में डिप्लोमेसी अपने मफादात के लिए या उनको धोखा देने के लिए करता है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, सिर्फ बात नहीं काटिएगा। मदुरो लास्ट टाइम जब मदुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया, तो मदुरो ने अपने लास्ट इंटरव्यूज में ये कहा कि अमेरिका ने मुझे मुज़ाकरात की दावत दी है और मैं अमेरिका से बात करना चाहता हूँ, अमेरिका को तेल फरोख्त करना चाहता हूँ, अमेरिका को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इजाजत देना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। उसको भी ईरान की तरह 6 महीने पहले जैसे ईरान को गाफिलगीर करके ईरान पर हमला किया गया, बिल्कुल 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। तो इनको तजर्बा है इस काम का कि हाँ, अमेरिका अपने मामलात के अंदर सच्चा नहीं है कभी भी। ये हिस्ट्री है इसकी जी। धोखों से जितना काम किया है जनाब अमेरिका ने, उतना काम कभी ईमानदारी से किया होता तो शायद ये दुनिया में मजीद तरक्की पा जाता। नंबर 1। नंबर 2, ईरान सिर्फ एक शर्त मानने को तैयार है। इन 4 शराइत में से कोई भी शर्त नहीं मानेगा ईरान। देखें, जितनी भी रेजिस्टेंस पावर्स हैं वो अपने हुकूक के लिए लड़ रही है, दहशतगर्द तंजीमें नहीं है। फलस्तीन के अंदर हमास अगर लड़ रही है तो वो अपनी जमीन के लिए लड़ रही है।
लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लड़ रही है तो अपनी जमीन की लड़ रही है। जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम है पाकिस्तान में, उन्हें करेक्शन कर लेनी चाहिए कि इसराइल बेरूत के अंदर काबिज था। आज से आप 25-30 साल पहले चले जाएं, इसराइल बेरूत पर काबिज था। लेबनान का जो सबसे बड़ा शहर है बेरूत, उस पर कंट्रोल था इसराइल का। हिजबुल्लाह वहां से वजूद में आई है। देखें, एक्शन की वजह से रिएक्शन जी जी जी। अच्छा, ये मुर्तज़ा साहब, अभी मुमकिन ऑप्शंस ईरान के पास क्या हैं? क्या मकामी जितने भी हवाई अड्डे हैं, क्या उन्हें अमरीकी जितने भी यहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कतर की तरफ से भी गुज़श्ता रोज़ MBS की भी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ गुफ्तगू हुई है और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि अपनी फ़िज़ाई हदूद को वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। तो क्या तब भी जवाबी कार्रवाई में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है अमरीकी बेसिस को खित्ते के अंदर मौजूद? और साथ में जो पहले हमला रुका है वो इजराइल को ये खौफ खाया जा रहा है कि इस बार जो ईरान है वो रियायत नहीं बरतेगा और तहस नहस कर देगा इजराइल को। इसी वजह से शायद अमेरिका से मिन्नतें तरले करके उन्होंने इस हमले को रुकवाया। मैं इसको भी एक पॉइंट के अंदर मैं इसको समराइज करता हूँ जी। सबसे पहले उन तमाम जो नेबर कंट्रीज हैं, यकीनन पाकिस्तान और दीगर तमाम नेबर कंट्रीज जिन्होंने इस मुश्किल में, इस कड़े वक्त में ईरान के लिए आवाज़ उठाई, सबसे पहले तो काबिल तारीफ है। दूसरा, ईरान ने जो नुकात पेश किए वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं आपकी सवाल के झेल में। ईरान का कहना है अगर अमेरिका ने कोई छोटी सी भी गलती की तो हमारे लिए, अमेरिका जैसे कहता है कि हम लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, ईरान का ये कहना है जवाब में कि हमारे लिए वो लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होगी, हम उसको फुल स्केल वॉर समझेंगे। उसके नतीजे में जो हमारा पहला इकदाम होगा वो ये होगा कि हम इस वॉर के साथ साथ इसराइल पर भी फुल स्केल वॉर लॉन्च करेंगे। नंबर 2, ईरान का ये कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़े और अमरीकी फजाई अड्डे जिस मुल्क में भी होंगे हम बराह रास्त निशाना बनाएंगे, जहां से भी हमारे लिए, हमारी तरफ एक मिसाइल उड़े, जहां से भी हमारी तरफ ड्रोन उड़े, जहां से भी हमारी तरफ जहाज उड़े, हम हिट करेंगे। तीसरी चीज, आबनाए हुर्मुज जो कि इस वक्त दुनिया की 37% इक्तिसाद का चरखा है, जो दुनिया की 37% इक्तिसाद को चलाता है, इकोनॉमी को चलाता है, उस आबनाए हुर्मुज को हम बंद करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी 2 दिन पहले ईरान ने मीडिया के अंदर शो की। समंदर के नीचे जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, उससे ऊपर जो उनकी छोटी जो बड़ी किश्तियां हैं उनके ऊपर क्रूज मिसाइल लगाए हुए हैं, उसके अलावा जो उनकी खुदकश बोट्स हैं, उसके अलावा दीगर तमाम एहतमामात। तो उन्होंने कहा कि हमने आबनाए हुर्मुज को 10 दिन के लिए बंद कर दिया तो दुनिया में इक्तिसादी जिलजिला आ जाएगा। नंबर 4, अगर हम तेल की तिजारत इस खित्ते से नहीं कर सके तो उन्होंने खुल के कहा है कि हम पूरी दुनिया को यहां से तेल की तिजारत नहीं करने देंगे, इस खित्ते से फिर कोई भी नहीं करेगा। यानी क्या कि अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया तो हम तमाम इस खित्ते में सबकी इंस्टॉलेशंस को हिट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें रोका गया तेल के, हमारे मुहासरा करने की कोशिश की गई तो हम पूरी दुनिया का मुहासरा करेंगे, उसके अंदर कोई भी मुल्क शामिल हो, हमें इसका वो नहीं है। या तो पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका से लड़ेगी फिर, या फिर जो है वो कुल्ली तौर पर जो है वो या ट्रेड ही नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा नुक्ता है जिसको ईरान ने आगे रखा है। और तीसरा नुक्ता जो है सबसे अहम चीज जिस पर बात हुई है, आप भी कह रहे हैं कि ईरान जो है अगर अमेरिका की जानिब से कोई अटैक किया जाता है, कोई शरारत की जाती है तो फिर उसके नतीजे में इजराइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक ही टाइम पे 2 महाज पर लड़ना ईरान के लिए ये आसान होगा। और जिस आप भी कह रहे हैं कि दुश्मन जितना शफाक होता है या जितना ही मुनाफिक होता है, तैयारी भी उसी तरह से करनी पड़ती है। जितना ही बड़ा दुश्मन उतनी बड़ी तैयारी। ईरान की इस वक्त तैयारी कहाँ तक कंप्लीट है? क्योंकि कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जी इस बार जो हमला किया जाएगा वो पहले से जोरदार किया जाएगा, तो यकीनन ईरान की तैयारी तो होगी, लेकिन क्या ईरान एक ही टाइम पे 2 महाजों पर लड़ सकता है? मैं आपको इस सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पिछले 12 दिनों की जो जंग हुई है उसमें कौन सा ऐसा मुल्क था जो इसराइल के साथ मिलकर नहीं लड़ा? क्या यूरोपीय यूनियन नहीं था? था। क्या अमेरिका नहीं था? था। क्या इसराइल नहीं था? था। अमेरिकन और इसराइल ऑफिशियल्स ने मिलकर यह बयान दिया कि 20 साल से हमने इस जंग की प्रैक्टिस की थी, लेकिन अफसोस कि हमको मकासद पूरे हासिल नहीं हुए। माजरत चाहता हूं। कौन सा ऐसा पत्ता है, कौन सा ऐसा कार्ड है जो इन्होंने नहीं फेंका? अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, अपने तमाम रडार सिस्टम्स, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स, सब कुछ शो कर दिए। 12 दिन के अंदर कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो इन्होंने शो नहीं की हो। ये बहरी बेड़ा जिसकी गेदड़बप्तियां दे रहे हैं, इसको तो यमन ने भगाया, ईरान के जो तीसरे लेवल के असलहे को सप्लाई जो किया जाता है यमन को, उसके जरिए। तो अब आप मुझे ये बताइए
कि ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा मौजूदा लेकर आएंगे कि जिसकी बिना पे ये कह रहे हैं कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। ईरान ने अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप यानी अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, नेटो और इसराइल तीनों के साथ मिलकर लड़ा है, लिहाजा अब भी ईरान तीनों के साथ मिलकर लड़ेगा। फर्क सिर्फ इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हम दुआगो हैं ईरान के साथ, और हमारी तमाम तर दुआएं ईरान के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग छिड़े ही ना, और इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए। किसी की भी प्रॉक्सी को या किसी भी मुल्क के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करना या दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करने से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि और तमाम जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं या दीगर तमाम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा को भी अब ये सोचना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के ऊपर सिर्फ तकिया करके बैठा नहीं जा सकता, बल्कि एका करने की ज़रूरत है। और अब अगर इस वक्त भी ईरान के साथ या किसी मुस्लिम मुल्क के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर शायद मौका हाथ से चला बिल्कुल। और एक ऐसी टाइमिंग में जब अमेरिका के पुराने इत्तेहादी यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा टूट फूट के दहाने पर है अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की वजह से, तो आप सिर्फ इजराइल को, नेतन्याहू को खुश करने के लिए अगर एक और महाज खोलेंगे तो ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।